हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 1 के सीजन 2 को। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। काफका एक सपना देखा था जिसमें काफका और मीना भाग रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक काइजू हमला कर देता है, जिसके वजह से मीना डरने लगती है। लेकिन काफका उससे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो उस पर भरोसा रखे। तब वहां पर डिफेंस फोर्स वाले भी आ जाते हैं। तब उस काइजू के हमले की वजह से वहां पर चारों तरफ धुआं छा जाता है, जिसके वजह से मीना खो जाती है और काफका उसे ढूंढने लगता है। तब काफका नोटिस करता है कि डिफेंस फोर्स वाले उसी की तरफ गन ताने हुए हैं और मीना भी उसी की तरफ गन तान चुकी थी और बोल रही थी कि वो काइजू नंबर 8 है। तब वो सपना एक बुरे सपने में चेंज हो जाता है, जिसमें काफका काइजू नंबर 8 में बदला हुआ था। और जैसे डिफेंस फोर्स वाले काइजू नंबर 8 पर हमला करते हैं तो काफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़ा काइजू बन जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। तभी काफका की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में है। तब हमें यहाँ पर 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से तबाह हो गया था और वो तबाही काइजू नंबर 10 ने किया था और उस तबाही को दोबारा से रिपेयर किया जा रहा था। तब हमें यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है, जो उसी जगह को देख रही थी। तभी वहाँ पर सोशिरो भी आता है, जो मीना को बोलता है कि उसे सभी जानकारी मिल गई है कि काफका को बग्स दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग उसे वहीं पर पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो मीना उसे थैंक्स बोलती है। तो यहाँ सोशिरो बोल रहा था कि सच में काइजू नंबर 8 ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। तो मीना बोलती है कि आज हमारी यूनिट के सभी लोग नए यूनिट में जा रहे हैं ना। तो सोशिरो बोलता है कि हाँ, वो लोग जा रहे हैं। जिसके बाद हमें इचिकावा और फुरुहाशी को देखते हैं, जिन्हें एक ही यूनिट मिला हुआ था, लेकिन इचिकावा अभी भी काफका को लेकर परेशान हो रहा था। तो फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और फुरुहाशी अपनी फोटो खिंचवाने लगता है और मजे करने लगता है। तब यहाँ पर इचिकावा काफका के बारे में सोच रहा था कि उसने जो किया है वो करने के बाद तो वो एक आम डिफेंस फोर्स का मेंबर बन के तो नहीं रह सकता, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है जिसे सोचकर वो हंसने लगता है। तो फुरुहाशी इसके बारे में पूछने लगता है। तो इशिकावा बताने लगता है कि जब काफका पहली बार काइजू में कन्वर्ट हुआ था तो वो बोल रहा था कि क्या वो काइजू बनकर डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो सकता है। तो ये सुनकर फुरुहाशी भी हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों 4th डिवीजन के बेस के पास जाने लगते हैं और इशिकावा डिसाइड करता है कि वो काफका को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनेगा। तब हम यहाँ पर डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर किकुरू सबके मैसेज को देख रही थी और वो डिसाइड करती है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकि जब काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो उसे रोक पाए। तभी वहाँ पर 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी आ जाता है, क्योंकि किकुरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया था। जिसके बाद वो किकुरू को लेकर वहां से जाने लगता है और वो किकुरू को 1st डिवीजन के कैप्टन कैन के पास ले जाने लगता है, जहाँ पर किकुरू सोच रही थी कि 1st डिवीजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब वो अमेरिका में थी तब भी 1st डिवीजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि वो 1st डिवीजन में आ गए, क्योंकि वो यहाँ पर अपने स्किल्स का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगी। तब इजी जैसे ही किकुरू को कैन के पास ले जाता है, तभी वहाँ पर हमें कैन को दिखाया जाता है, जो गेम खेल रहा था, जिस वजह से किकुरू को कुछ समझ नहीं आता है। तो इजी कैन को एक लात मारता है और उसका गेमिंग सेटअप तोड़ देता है, जो देखकर कैन गुस्सा होने लगता है। तो इजी बोलता है कि उसने बोला था ना कि किकुरू 2 बजे आ रही है, इसलिए वो अपने रूम को साफ करके रखे। तो कैन बोलता है कि उसने बोला था कि रूम को साफ करके रखे, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि वो अपने रूम को साफ करेगा या नहीं। तो इजी दोबारा से कैन को एक लात मारता है और उसे लेजी बोलने लगता है कि वो एक लेजी पर्सन है, इसलिए वो अपने रूम का साफ सफाई नहीं करता है। कैन उसे बोलने लगता है कि ये उसकी मर्जी है कि वो अपने रूम की साफ सफाई कैसे करेगा, और तुम ही हो एक जिसे इस रूम के साफ सफाई ना होने से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना तुम ही इस रूम की साफ सफाई कर दो। तो इजी कैन को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की साफ सफाई करने के लिए बोलने लगता है, जिसके लिए कैन मना करने लगता है। तब इजी कैन को किकुरू से मिलाने के लिए ले जाता है। तब किकुरू कैन को देखकर सोच रहे थे कि इसके लिए उसके मन में किसी भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये 1st डिवीजन का कैप्टन है, इसलिए वो उसे रिस्पेक्ट देती है। लेकिन कैन बोलने लगता है कि उसे इन फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, उसे केवल एक ही चीज चाहिए। तो किकुरू बोलने लगती है कि आखिरकार उसे क्या चाह रही है, लेकिन तभी वहाँ पर काइजू अटैक का अलर्ट आने लगता है, जिस वजह से कैन सबको तैयार होने के लिए बोलता है और किकुरू को भी अपने साथ ले जाने लगता है, ताकि वो उनके फाइट को देखकर कुछ सीख सके। तब हमें यहाँ पर
15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र से एक काइजू निकल रहा था जिसे सभी लोग देख रहे थे। और इस बात की जानकारी डिफेंस फोर्स वालों को भी पता चल जाता है, इसलिए वो फर्स्ट डिवीजन को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर जापान के ग्राउंड मिलिट्री भी काइजू से लड़ने के लिए अपने टैंक को भेज देता है, और जिसके बाद सभी लोगों को काइजू अलर्ट के बारे में मैसेज भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं। तब यहाँ पर सभी हथियारों को उस काइजू के ऊपर एम कर दिया जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं, ताकि वो उस काइजू को सिटी से दूर रख सके। तो काइजू खुद को बचाने के लिए वहाँ पर एक ब्रिज को तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो सबको पता चल जाता है कि उस काइजू ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो कैन भी अपने लोगों को पैक को चेंज करने के लिए बोलता है। तो वो सभी लोग काइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और इधर किकुरू हेलीकॉप्टर में बैठकर देख रही थी और सोच रही थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन सभी लोगों ने मिलकर काइजू के मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और बोलने लगती है कि फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग अपने सूट के 40% पावर को यूज कर रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक एवरेज लीडर से भी ऊपर है। तब यहाँ पर कैन किकुरू से बोलने लगता है कि उसे किकुरू से क्लीनिंग, हार्डवर्क, इन सभी में से कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल एक ही चाहिए, और वो है उसका अनस्टॉपेबल पावर। और ये बोलते ही वो उस हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है और अपने हथियार को निकालकर अपने हथियार से उस काइजू को मारता है और उसके अंदर ही शूट करके उसे वहीं पर फाड़ देता है। इस वजह से उस काइजू का कोर भी नष्ट हो जाता है, और ये सब देखकर किकुरू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन अपने आज के मिशन का रिजल्ट देख रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उससे भी बड़ा पिक्चर मीना का लगा हुआ है और मीना ट्रेन कर रही है, जो देखकर वो सोचने लगता है कि उसका पिक्चर बड़ा क्यों नहीं है। और वो इस बात को किकुरू को बताने लगता है। तो किकुरू सोचने लगती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जापान का सबसे ताकतवर हंटर अपने नाम को ऑनलाइन ढूंढ रहा है। तब यहाँ पर गैन अपने फ़ोन को नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसे इसाओ और इजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना होता है। तभी वहाँ पर इजी आता है और उसे लात मारता है और उसे चलने के लिए बोलने लगता है। तो गैन बोलने लगता है कि इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो इजी यहाँ पर बताने लगता है कि आज का मीटिंग काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। तब यहाँ पर हमें काफका को दिखाया जाता है, जो एक्सरसाइज कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसाओ के सामने अपने वर्दिनर्स को कैसे प्रूव करे। तब वहाँ पर एक टीम उसे लेने के लिए आ जाते हैं और उसे डायरेक्टर के रूम में ले जाते हैं। काफका सोचने लगता है कि आखिरकार फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इसाओ काफका को बोलता है कि अब काफका को फर्स्ट डिवीजन में वो ट्रांसफर कर रहा है, ताकि सबसे ताकतवर काइजू और सबसे ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ मिलकर काम करे, ताकि वो सबसे ताकतवर डिवीजन बना सके और किसी भी सिचुएशन को संभाल सके। और काफका को बोलता है कि वो अगले मिशन में अपने वर्दिनर्स को प्रूव करे, ताकि सभी लोग उसे अपना सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो डिफेंस फोर्स में उसके लिए कोई जगह नहीं होगा। तब यहाँ गैन कहता है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वहाँ से जाने लगता है। तब इसाओ उसे रोकने लगता है और बोलने लगता है कि काइजू नंबर 8 ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर उनके बेस पर अटैक किया था। इसका मतलब है काइजू अब बदल रहे हैं और इसलिए उन्हें भी बदलना होगा, ताकि वो उन काइजू को मार सके। तो गैन बोलता है कि इससे अच्छा तो ये है कि वो उसके लिए काइजू नंबर 8 के स्किन से उसके लिए एक हथियार बना दे। तो ये सुनकर काफका कैन से बोलने लगता है कि माफ करना, लेकिन अभी उसे नहीं मरना है, क्योंकि अभी उसे उनके लिए जीना है जो उस पर भरोसा करते हैं, और उसे एक वादे को पूरा करना है जिसे उसने अपने दोस्त को दिया था। इसलिए वो उसके फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। तो गैन उसे बोलने लगता है कि उसके फीलिंग्स और उसके बातों से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे केवल एक ही चाहिए कि उसका फाइटिंग स्टाइल और उसका रिजल्ट। और अगर इस बार वो किसी तरह से अनकंट्रोल हुआ तो वो खुद उसे मार देगा और उसके स्किन से एक हथियार बना लेगा। तब यहाँ सोशिरो मीना को काफका और उन सभी के बीच हुए बातों को बता रहा था। तब मीना सोशिरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है, और यहाँ किकुरू भी अपनी माँ को देखकर अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करती है। और इधर इसाओ एक ऐसी लैब में चला जाता है जहाँ पर काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जिसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। अब वहाँ पर भूकंप आता है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंगें गिरना स्टार्ट हो जाती है और
लोग नोटिस करते हैं कि उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल हो गया जिसके अंदर बहुत सारे काइजूस हैं, जिस वजह से लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। और इधर फर्स्ट डिवीजन वालों की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर सभी लोग थक चुके होते हैं, लेकिन काफका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसे अपने वर्दिनों को प्रूव करना होगा, वरना उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ किकुरु फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पास जा रही होती है ताकि वो पर्सनल ट्रेनिंग ले सके कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। लेकिन जैसे ही वो गैन के दरवाजे को खोलता है, वो देखती है कि गैन पहले ही उसके सामने झुक चुका है और वो उससे पैसे उधार मांग रहा है और बोल रहा था कि मुझे वो पैसे उधार दे दे, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट से सभी पैसे गायब हो गए हैं। तो किकुरु बोलती है कि क्या तुमने अपने पीछे देखा है कि तुमने कितने सारे बॉक्सेस को ऑर्डर कर रखा है और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने साथी से पैसे उधार मांग रहे हो। तो गैन बोलता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तो किकुरु बोलती है कि चुप करो और मुझे ट्रेन करो। लेकिन तभी वहाँ पर इमरजेंसी काइजू अलर्ट का हॉर्न बजने लगता है और फर्स्ट डिवीजन वालों को काइजू के साथ निपटने के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ गैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि काइजू अलर्ट की वजह से वो किकुरु से पैसे नहीं मांग पाया। तब यहाँ पर सभी लोग डर की वजह से शेल्टर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन शेल्टर बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रास्ते बदल कर जाने पड़ते हैं। इसी वजह से वहाँ पर एक छोटी बच्ची को चोट लग जाती है, जो अपने भाई से बोल रही होती है कि मुझे चोट लग गई है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तो उसका भाई उसे हौसला रखने के लिए बोलता है और बोलता है कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन उन्हें बचा लेगा। फिर वहाँ पर एक काइजू आ जाता है, जिस वजह से वो बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए उस काइजू के सामने आ जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि गैन उसे आकर बचा लेगा और वो काइजू जैसे ही उस बच्चे पर अटैक करने वाला था, तब वहाँ पर गैन आता है और उस काइजू को वहीं पर मार देता है। तो देखकर वो बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो गैन उन्हें बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया, इस वजह से सजा के तौर पर तुम लोगों को इंटरनेट पर कैप्टन कूल है ये 10 बार लिखना होगा। तब कुछ सोल्जर उन बच्चों को लेकर सेफ्टी जोन में जाने लगते हैं। तब यहाँ पर सभी पलटन लीडर अपने अपने टीम को लेकर उन काइजू से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। अब यह गैन सबको बोल रहा था कि सभी लोग काइजू को अपने अपने तरीके से मारेंगे और कोई काइजू अगर बच जाएगा तो वो लोग उन्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले जाएंगे, जिन्हें काफका और किकुरु मार देंगे, जिसकी वजह से वो देख भी पाएंगे कि किकुरु और काफका कितने काबिल हैं। और इधर सभी लोग उन सभी सोल्जर पर नजर रख रहे होते कि वो लोग सही सलामत शेल्टर में पहुंच चुके हैं या नहीं। तब यहाँ पर सभी सोल्जर उन काइजूस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ सोल्जर उन काइजू को न्यूट्रलाइजेशन जोन में भी भेज देते हैं, जहाँ पर किकुरु अपने हथियार को भी निकाल लेते हैं और एक ही अटैक से एक काइजू को मार देते हैं, जिसे देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं। लेकिन किकुरु फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और वो सोच रहे थे कि कैप्टन सोशिरो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है और कैप्टन मीना और भी ज्यादा ताकतवर है। तब किकुरु और भी ज्यादा पावर और स्पीड से काइजूस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही 3 काइजू को मार देती है, जिसकी वजह से उसके टीममेट्स भी उसे देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके वो लोग भी सभी काइजू को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से और दूसरे टीम को भी इन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता है और वो भी अच्छे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और काइजू को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। पर किकुरु अब भी उनसे आगे होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी गैन को बोल रहा था कि गैन, लगता है तुम्हारे फर्स्ट ईयर के मुकाबले किकुरु तुमसे आगे है। तो गैन बोल रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, मैं तब भी उससे ज्यादा पावरफुल था। तभी गैन बोलता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये अनटैप काइजूस जल्दी सरफेस पर नहीं आते हैं और ये तब ही ऊपर आते हैं जब कोई टनल में छेद करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उन अनटैप काइजूस को ढूंढ पाते। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा नंबर्स में ये अनटैप काइजूस सरफेस पे मौजूद हैं। बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इजी बोलता है कि हाँ, उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि काइजूस अभी कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे अपने थर्ड बेस का याद आ गया। तो ज्ञान बोलता है कि हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो और लगता है कि कोई और भी है जो इन्हें पीछे से ऑर्डर दे रहा है। अब यहाँ पर और भी काइजूस काफका की ओर बढ़ने लगते हैं, जो देखकर काफका डरने लगता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर में सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि अब काफका क्या करेगा। अब यहाँ पर काफका की टीम वाले भी काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते, तो काफका भी हिम्मत जुटाकर अपने बॉडी पार्ट्स को काइजू में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उन काइजूस पर अटैक कर देता है। पर काफका का हमला थोड़ा सा भी पावरफुल नहीं था। तब यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि काफका पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ काफका सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को कन्वर्ट करके इनको नहीं हरा सकता, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं फिर दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि उसे अपने बॉडी पार्ट्स को कन्वर्ट करने होगा
तभी वो मीना के साथ खड़ा हो सकता है। तो काफका पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन तभी उसका कन्वर्टिंग फेल हो जाता है और वो दोबारा से इंसान बन जाता है। तो वो आंट मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से काफका को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि काफका पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग सभी लोगों को इस बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पर लोगों को जहाँ पर काफका है वहाँ पर किसी और भी काइजू का होने का सिग्नल मिलने लगता है, जो काइजू नंबर 8 की तरह ही पावरफुल था। तब काफका के नीचे की जमीन टूटने लगती है और उसमें से एक आंट मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे काइजू नंबर 9 कंट्रोल कर रहा था। तो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि मुझे यहाँ पर काइजू नंबर 8 का होने का एहसास हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो वो है ही नहीं। लेकिन तभी बोलता है कि कहीं वो तुम तो नहीं हो, चलो चेक करते हैं, और काफका पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफका का बाजू डैमेज हो जाता है। तो काफका खुद को बचाने के लिए दोबारा से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन दोबारा से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर गैन सोच रहा था कि उसे काइजू नंबर 8 का मदद करने के लिए जाना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आंट काइजू बाहर आ जाता है, जिसे एक और काइजू नंबर 9 कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर सभी लोगों को वहाँ पर दो काइजू नंबर 9 के होने का सिग्नल मिलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मरे थे वो सभी मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी सोल्जर का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सभी लोगों का एहसास हो जाता है कि जो 3rd डिवीजन पर हमला होता ये हमला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर गैन सोच रहा था कि आखिरकार काइजू नंबर 9 ने इस खेल को बदल ही दिया, और सोचने लगता है कि आखिर ये ही है उसका असली पावर। अब यहाँ पर काफका के टीममेट्स उन काइजूस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे उन्हें पता चलता है कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो वो लोग काफका को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो काइजू नंबर 9 उन सबको मार देता है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो काइजू नंबर 8 को मार देगा और उसके पावर को भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो काफका पर अटैक कर देता है। लेकिन काफका किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, और उसे छोटी सी चोट ही आई होती है। तभी वो आंट मास्टर काफका पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर काफका सोचने लगता है कि अगर इन मॉन्स्टर्स के अटैक को देखना मुश्किल है तो उनके अटैक से बचना भी मुश्किल है, और सोचने लगता है कि ये काइजू नंबर 9 तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो सोचने लगता है कि उसे किसी भी तरह से करके काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा, जिसकी वजह से वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से उसमें फेल हो जाता है। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर में इताओ बोलता है कि इसाओ, तुम काइजू नंबर 8 को बचाने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यही सोचा था कि जब काइजू नंबर 8 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो तुम ही उसे बचाने के लिए जाओगे। लेकिन ये याद रखना कि जिस वेपन को तुमने यूज किया था उससे तुम्हारी लाइफ एक्सपेंस कम हो जाती है, और ऊपर से तुमने उसे अभी अभी यूज किया था, इसलिए अगर तुमने दोबारा से उसे अभी यूज किया तो तुम मारे भी जा सकते हो, इसीलिए तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाओगे। तो इधर काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर किकुरु आके काइजू नंबर 9 को बीच से ही काट देती है। तो काइजू नंबर 9 पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो किकुरु बोलने लगती है कि ये जानने के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और बोलने लगती है कि तुम्हें इस वक्त मरना ही होगा, और अपने सूट के पावर को बढ़ाने लगती है। और इधर दूसरा काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैन आता है और उसे बोलने लगता है कि माफ करना, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक कैप्टन खड़ा है। तो वो काइजू नंबर 9 गैन पर अटैक करता है, लेकिन गैन बड़े फुर्ती से उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा ही काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। और ये सब हेडक्वार्टर में सभी लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पर इसाओ सोच रहा था कि ये ट्रेनिंग नेक्स्ट जनरेशन का है, इसलिए उन्हें खुद ही इस खतरे को सामना करना होगा। अब किकुरु के हमले से काइजू नंबर 9 खुद को हील कर रहा था, और किकुरु काफका से पूछ रहे थे कि क्या तुम कन्वर्ट हो सकते हो। तो काफका बोलता है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं काइजू में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा हूँ। वही किकुरु बोलती है कि कहीं इन सब का रीजन काइजू नंबर 9 तो नहीं है। तभी काइजू नंबर 9 उन सब पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। और किकुरु बोलती है कि मैं जब इसे जख्मी कर दूंगा और ये रीजनरेट कर रहा होगा तब तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चालू कर सकते हो, क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बन रहा है तो जब ये रीजनरेट हो रहा होगा तब तुम दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और बोलती है कि हमें इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तुम्हारे काइजू ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और वो दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 भी खुद को 2 भागों में बांट लेता है और इन सब पर अटैक कर देता है। इस वजह से काफका जख्मी हो जाता है, लेकिन किकुरु अभी भी नहीं रुकती और काइजू नंबर 9 के अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 साइड से उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब ये हार मान लेगी। लेकिन तभी
किकुरु बगल से आती है और काइजू नंबर 9 के जितने भी हथियार निकले हुए थे उन सबको काट देती है और बोलने लगती है कि इस बार मैं अपने किसी भी दोस्त को खोने नहीं चाहती हूँ। अभी हमें किकुरु का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर किकुरु की माँ के न्यूज़ दिखाई जा रही थी जहाँ पर उसने कैसे काइजू को मारा था। तब यहाँ सभी बच्चे किकुरु की माँ का तारीफ करने लगते हैं और उसे लेजेंड बोलने लगते हैं, जो सुनकर किकुरु भी खुश हो रही थी। तब किकुरु की माँ लड़ाई के बाद घर आती है जिसे देखकर किकुरु खुश हो जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि कैसे उस सभी बच्चे उसकी माँ की तारीफ कर रहे थे। अभी किकुरु बोलती है कि मॉम क्या आपको चोट लगी है, तो उसकी मॉम बोलती है कि आज का काइजू थोड़ा ज्यादा ताकतवर था लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। तो किकुरु बोलती है कि मैं बड़ा होकर डिफेंस फोर्स जरूर ज्वाइन करूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। और अब सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन को स्पेंड कर रहे थे, लेकिन काइजू नंबर 6 के अटैक की वजह से किकुरु की माँ ने सभी को बचाते वक्त खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी थी, जिसकी वजह से किकुरु बहुत रो रही थी और सभी लोग उसके फ्यूनरल में आए हुए थे और उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन किकुरु को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपने माँ से किया हुआ वादा नहीं निभा पाती है, जिस वजह से वो रोने लगती है। लेकिन तभी वो अपने फादर को देखती है जिसके आंखों में एक भी आंसू नहीं था, जो देखकर वो भी सोचने लगती है कि भले ही उसकी माँ मर गई लेकिन लड़ाई के मैदान में वो अब किसी को भी नहीं मरने देगी और अपने दोस्तों को बचाएगी। इधर किकुरु काइजू नंबर 9 के पास आ जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिससे किकुरु का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफका आता है और अपने किक से उस आंट मॉन्स्टर को मारता है ताकि काइजू नंबर 9 का ध्यान भटक सके, लेकिन इस चक्कर में काफका का पैर भी टूट गया था। इस वजह से किकुरु को उस काइजू पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से काफका भी ट्रांसफॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म भर जाते हैं। लेकिन तभी उसे उस काइजू का एहसास होता है जिसने किकुरु और उसके सभी दोस्तों को मार दिया होता है, जिसकी वजह से दोबारा से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है, जिससे काफका को सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर हेडक्वार्टर में किसी को भी ये चीज अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से इतामी प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। तो गैन बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सभी कुछ उन लोगों पर नहीं छोड़ सकता हूँ और वो अपने सूट के 98% पावर को यूज करता है और बहुत ही तेजी से काइजू नंबर 9 पर अटैक करने लगता है। इसकी वजह से वो काइजू भी सोचने लगता है कि इसके ब्लेड मुझे काटने के साथ साथ मुझे जलन भी दे रहा है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना होगा, इसलिए मुझे इस पर गोलियों से अटैक करना होगा। लेकिन तभी गैन उस काइजू पर गोलियों से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस काइजू को पता चल जाता है कि गैन के पास एक यूनिक इक्विपमेंट है और वो लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को एहसास होता है कि वो गैन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो गैन से लड़ाई करने लगता है और उसके सामने जाकर उसके लड़ाई के टेक्निक को सीखकर उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर काइजू नंबर 9 गैन पर अटैक कर देता है, लेकिन गैन उस अटैक से बच जाता है, जो काइजू को भी पता था, इसलिए वो दोबारा से गैन पर अटैक कर देता है। तब इधर हेडक्वार्टर में इसाओ सोच रहा था कि जिस तरह 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में लिखा गया था कि ये काइजू अपने हालात के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है और इसके अपीयरेंस भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है और ये उस सभी के मुंह को सीकर उसी की तरह उस पर अटैक करता है। ये काइजू एक वायरस की तरह है। अब यहाँ गैन उस काइजू के इस अटैक से भी बच जाता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 को कुछ समझ में नहीं आता है। तब यहाँ गैन अपने एक और यूनिक हथियार को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी एक काइजू की तरह भी हो जाती है और काइजू नंबर 9 पर अटैक करके उसके दिल में एक बड़ा छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो काइजू नंबर 9 भी सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि मैंने इसके सभी मुंह को सीख लिया, लेकिन मैं इसके अटैक से अभी भी बच नहीं पा रहा हूँ और गैन उस पर अटैक करते ही जा रहा था। तो वो काइजू सोचने लगता है कि क्या ये मेरे मुंह को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तब हमें पता चलता है कि गैन के पास जो दूसरा यूनिक एबिलिटी है वो है उसका रेटिना, और गैन की एबिलिटी काइजू नंबर 1 के रेटिना से बने हुए थे, जिसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का पावर था। इसकी मदद से वो ब्रेन से निकले हुए सिग्नल को डिटेक्ट करके अगले मूव का पता लगा सकता था और गैन भी यहाँ पर यही कर रहा था और अपने आंखों की मदद से वो उस काइजू के कोर को देख लेता है और एक ही अटैक में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ किकुरु के हमले की वजह से जो नुकसान हुआ था उसे वो काइजू हील कर लेता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफका दोबारा से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे अंदर डर है कि कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने दोस्तों को ही ना मार दूं। तो किकुरु बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, कैप्टन मीना, कैप्टन सोशिरो और बाकी सभी साथियों को अंडर एस्टिमेट करने की, और सबसे बड़ी बात तुम खुद को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम लोग डिफेंस फोर्स से हैं, इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब किकुरु दोबारा से काइजू नंबर 9 से लड़ने लगती है और
काफका को एहसास होता है कि चाहे वो काइजू में कन्वर्ट भी हो जाएगा लेकिन वो किकुरु को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब काफका अपने दोस्तों पर भरोसा करके दोबारा से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और इस बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन सफल हो जाता है और यहाँ सभी लोग बाकी काइजू से लड़ रहे होते हैं। इस वजह से सभी को बता दिया जाता है कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से इसाओ भी सेकेंड फेज को स्टार्ट करने के लिए बोल देता है और काइजू नंबर 9 को भी काइजू नंबर 8 का होने का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पावर की मदद से अपने साथियों को जिंदा कर देता है और खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो किकुरु सोच रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसमें अभी भी इतनी पावर है। तब काफका उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और वो बोलने लगता है कि मुझे अभी भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है लेकिन मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, इसलिए क्या तुम पीछे वाले आंट्स को संभाल सकती हो। तो किकुरु हाँ बोलती है और बोलती है कि तुम काइजू नंबर 9 के साथ इस लड़ाई को इसी वक्त खत्म करोगे और जीतोगे भी, है ना। उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद काफका भी उसके तरफ बढ़ने लगता है और काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 को बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारा थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन तुमसे लड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 काफका को पकड़ लेता है लेकिन वो बहुत ही तेजी से उस आंट के कोर को ही निकाल देता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि रुको जरा, ये तो उस आंट की कोर है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा कोर भी इस आंट के ही अंदर है। और तभी काइजू नंबर 9 काफका पर अटैक कर देता है लेकिन काफका उसके अटैक से बच जाता है और बोलने लगता है कि इसाओ से लड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो काइजू नंबर 8 के पूरी पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था, पर मैं अब इस काइजू नंबर 8 को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो बिल्डिंग्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और ऊपर जाकर काइजू नंबर 9 से दूर हो जाता है लेकिन काइजू नंबर 9 दोबारा से उसे पकड़ लेता है। लेकिन काफका दोबारा से उसके कैद से छूट जाता है और दोबारा से उड़ने लगता है और बहुत ही तेजी से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 को भी एहसास हो जाता है कि काफका पहले जैसा नहीं रहा। तब हम देखते हैं कि काफका के अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जब काफका ने काइजू नंबर 9 को मार दिया था उसकी वजह से बाकी जितने भी काइजू थे उसके सिग्नल मिलने बंद हो गए, जो देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ काइजूज मौजूद होते हैं जिन्हें काफका किकुरु गेन मार रहे होते हैं। और इधर इसाओ बोल रहा था कि इस वर्ष के फर्स्ट ईयर वाले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और हमेशा ही जितने भी फर्स्ट ईयर में आते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये देखकर एजी भी बोलने लगता है कि यहाँ पर एक ही काइजू 2 तरह के थे लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही कम डैमेज हुआ है और अब सभी काइजू मारे जाते हैं, जिसकी वजह से किकुरु, काफका और गैन को इसके लिए बधाई दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किकुरु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैन को इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही होती है और सोच रहा था कि काइजू नंबर 9 ने बोला था कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहता, लेकिन इसका मतलब क्या था या उसका कोई और प्लान था। लेकिन तभी हमें हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक और काइजू होने का सिग्नल मिलने लगता है और इस सिग्नल का सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर और किस काइजू का सिग्नल मिल रहा है। और वहाँ पर काफका के पास जो काइजू नंबर 9 था वो काफका को बोल रहा था कि बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी पावर नहीं ले पाया, लेकिन मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को जरूर हासिल करूंगा और उसके बाद में तुम्हारी पावर को हासिल करूंगा। अब काफका को समझ में आ जाता है कि जिन काइजू से वो लोग लड़ रहे थे वो असल में काइजू नंबर 9 की बॉडी नहीं थी और उसकी असल बॉडी तो हेडक्वार्टर के पास है और काइजू नंबर 9 का असली टारगेट तो डायरेक्टर इसाओ है, जिससे वो काइजू नंबर 2 के पावर को हासिल करना चाहता है। तब काइजू नंबर 9 हेडक्वार्टर में आ जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर इसाओ सभी लोगों को हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। फिर काइजू नंबर 9 वहाँ पर एक बंदे पर अटैक कर देता है लेकिन डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेता है और सभी को उस जगह को खाली करने के लिए बोलता है, लेकिन उस अटैक की वजह से वहाँ का टैंक भी उड़ जाता है। तब डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 2 के वेपन को पहन लेता है और काइजू नंबर 9 बोलने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता बेटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, जबकि वो तो मेरे पहले वर्जन जितने ताकतवर थे। और इसाओ बोलता है कि मैंने इस चीज की तैयारी पहले ही कर लिया था। इसके बाद वो दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का सारा चीज उड़ जाता है। तब एजिक बोलने लगता है कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट के मुताबिक काइजू नंबर 9 का फोर्टीट्यूड लेवल 8.5 है, यानी इसाओ उसे रोक सकते हैं। लेकिन काइजू नंबर 9 इसाओ पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसाओ के एक हाथ से ब्लड भी आने लगता है। तब काइजू नंबर 9 दोबारा से इसाओ पर अटैक करता है, लेकिन इसाओ उसके अटैक को रोक लेता है। तो बोलता है कि तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो लेकिन आज मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 का एक हाथ डैमेज भी हो जाता है। तो कीरा बोलता है कि डायरेक्टर इसाओ यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए आपको भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इसाओ बोलते हैं ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि काइजू नंबर 9 के पास मुझे लोकेट करने की पावर है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि कीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन था और
वो उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता था, जिसकी वजह से अभी भी वो उसका साथ देना चाहता था। इसलिए वो बोलता है कि मैं बचपन से ही आपका साथ देना चाहता था, इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं तो ठीक है, तुम यहीं रहो और मेरी मदद करो इससे हराने में। और तब डायरेक्टर इसाओ अपने सूट के पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से कीरा बोलता है कि अगर कोई भी ह्यूमन अपनी सूट के पूरे पावर को एक्टिवेट कर देता है तो उसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, लेकिन उस वजह से उस इंसान को जो पावर मिलती है वो एक दाई काइजू के बराबर होती है। अब इसाओ और काइजू नंबर 9 दोबारा से एक दूसरे को पंचेस मारते हैं, लेकिन इस बार हमें दिखाया जाता है कि इसके वजह से उन दोनों को ही चोटें लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर इसाओ इस बार उसके मुंह को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे काइजू नंबर 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही तेजी से इसाओ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इसाओ सोचने लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावर है और इसके सभी पंचेस ये बता रहे हैं कि अब मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और अब मैं वैसा नहीं रहा जितना ताकतवर मैं तब था जब मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लड़ता था। के बाद हमें दिखाया जाता है कि इसाओ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कीरा उसके सूट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था ताकि उससे जो जख्म मिले हैं वो कम हो सके, और बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो कैप्टन गैन के आने तक डायरेक्टर इसाओ नहीं बचेंगे। तो इसाओ बोलते हैं कि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव मोड में चला गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मेरे सूट के पावर को फुल अटैक मोड में डाल दो। कीरा सोचने लगता है कि डायरेक्टर इसाओ तो काइजू नंबर 2 के पावर की मदद से अपने लेफ्ट आर्म को जबरदस्ती यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखकर कीरा बोलने लगता है कि ऐसा मत कीजिए वरना आप कभी भी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टर इसाओ बोलता है कि मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे जाके इस चीज को संभाल ही लेंगे, इसलिए अब मुझे वैसा ही करना होगा जैसा मेरे बीबी ने काइजू नंबर 6 के साथ किया था। फिर काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ पर दोबारा से अटैक करते हैं। तब हमें डायरेक्टर इसाओ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब किकुरु सो रही थी तो वो मन में ही डिफेंस फोर्स का नाम ले रहे थे जो उसके माता पिता भी देख रहे थे, और किकुरु की माँ बोलती है कि अगर किकुरु डिफेंस फोर्स को लेकर इतनी सीरियस है तो मैं उसे जरूर ट्रेनिंग दूंगी, और डायरेक्टर इसाओ से ये वादा लेते हैं कि वो किकुरु को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ेंगे। तब हमें पर्जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने काइजू नंबर 9 के अटैक को रोक लिया था और बोलने लगते हैं कि मैंने किकुरु के लिए कोई भी फादर वाली चीज नहीं की है, लेकिन मुझे काइजू नंबर 9 को मारना ही होगा वरना वो फ्यूचर में जाके किकुरु के रास्ते का बाधा भी बन सकता है, इसलिए मुझे अपने एक ही अटैक से काइजू नंबर 9 को मारना होगा, जिसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक से काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में इस पावर को यूज करेगा तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, और इस अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 का कोई भी दिखने लगा था, लेकिन काइजू नंबर 9 ने इस चीज की तैयारी पहले ही कर ली थी, जिसके बाद वो अपने शेप को चेंज करने लगता है। तब इसाओ दोबारा से उसी अटैक को काइजू नंबर 9 पर करते हैं। तो काइजू नंबर 9 बोलने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसी अटैक को दोबारा से कर रहे हो, और कोई ह्यूमन फॉर्म में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन ये पावरफुल अटैक इतना ज्यादा था कि वो काइजू नंबर 9 को फाड़ के रख देता है और पूरे एक बिल्डिंग को भी फाड़ देता है। अब इस अटैक को काफका और गैन भी देख लेते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि लगता है डायरेक्टर इसाओ इस लड़ाई को जीत चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है, और काइजू नंबर 9 इसाओ से बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी काइजू का बॉडी होता तो तुम अभी तक मुझे मार चुके होते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसाओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ के बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफका और गैन भी आ जाते हैं और वो डायरेक्टर इसाओ को देखकर उसके तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी काफका को एहसास होता है कि वो डायरेक्टर इसाओ नहीं है बल्कि काइजू नंबर 9 है, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 गैन पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका उस अटैक से गैन को बचा लेता है। अब काफका को एहसास होता है कि अब काइजू नंबर 9 की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो काइजू नंबर 9 बोलता है मैंने डायरेक्टर इसाओ की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किकुरु आती है और वो काइजू नंबर 9 पर अटैक करती है, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 किकुरु को के फादर का चेहरा दिखाता है, जो देखकर किकुरु भी शॉक हो जाती है। तब गैन काइजू नंबर 9 पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गैन के अटैक का काइजू नंबर 9 पर कोई असर नहीं होता। तब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ गैन को बोल रहे होते हैं कि जब मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन को फॉर्म कर लूंगा तब मैं लड़ने नहीं जाया करूंगा, इसीलिए गैन तुम इस कंट्री को और डिफेंस फोर्स को संभालना। इसके बाद गैन इस बात को सोचकर
दोबारा से काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। फिर काइजू नंबर 9 को फ्यूजन के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहां से जाने का ट्राई करता है, लेकिन गैन उससे पकड़ लेता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है। लेकिन काइजू नंबर 9 बोलता है तुम्हारा अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तब वो गैन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर काफ्का भी आ जाता है और वो भी काइजू नंबर 9 पर अटैक करता है। लेकिन इस अटैक को काइजू नंबर 9 इस बार बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बोलता है कि पिछली बार मैंने इस अटैक को नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि काफ्का और गैन मिलकर काइजू नंबर 9 को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और किकुरू खुद को ब्लेम कर रही थी कि इस चीज ने मेरे फादर को मेरे सामने ही खत्म कर दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तब काइजू नंबर 9 काफ्का और गैन पर भारी पड़ रहा था और उन्हें मारकर पीछे कर देता है और दोबारा से उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका एक हाथ कट कर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। तब गैन इस चीज का फायदा उठाकर उसी कटे हुए हाथ पर अटैक कर देता है, तो काइजू नंबर 8 भी उस पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तो काइजू नंबर 9 सोचने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हार्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को रिजेनरेट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काइजू नंबर 8 ही है। तब काफ्का दोबारा से काइजू नंबर 9 पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 का एक और हाथ कट कर गिर जाता है। तब काफ्का और गैन मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करता है और दोनों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक देता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 की आधी बॉडी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो देखता है कि काफ्का और गैन को कुछ नहीं हुआ होता है और वो दोबारा से अटैक करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब काइजू नंबर 9 काफ्का और गैन को छोड़कर किकुरू और अकीरा पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ्का और गैन उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं और इसका फायदा उठाकर काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि जब मैं अगली बार अटैक करूंगा तब तुम लोग नहीं बचोगे। तब यहाँ पर काफ्का और गैन ने किकुरू और अकीरा को बचा लिया था, लेकिन उनको इस बात का अफसोस होता है कि वो काइजू नंबर 9 को रोककर डायरेक्टर इसाओ को नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से काफ्का जोर जोर से चीखने लगता है। अब पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसके फ्यूनरल में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं और गैन उस बात को सोच रहा था जब डायरेक्टर इसाओ ने गैन के टीम को बचाने के लिए काइजू से लड़ रहे होते हैं और उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आती है, जिसमें उसने गैन को इस नेशन और डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारी दे दी होती है। काफ्का नोटिस करता है कि किकुरू इस फ्यूनरल में नहीं आए होते और गैन भी उससे मिलने के लिए डिफेंस पर चला जाता है। तो गैन किकुरू से बोल रहे होते हैं कि क्या तुम अपने डैड को आखिरी बार अलविदा नहीं बोलोगी। तो किकुरू बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग गया और मेरी ही गलती की वजह से मेरे डैड कैद हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी मेरे डैड काइजू नंबर 9 के अंदर जिंदा है, इसलिए कैप्टन गैन मुझे ताकतवर बनने में मदद करे। तो गैन बोलता है कि ठीक है, डायरेक्टर इसाओ ने जो कुछ भी मुझे अभी तक सिखाया वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें ताकतवर बनने में मदद भी करूंगा। ये सब बातें काफ्का भी सुन होता है और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इतामी उस सीक्रेट लैब में आया होता है जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और डायरेक्टर इसाओ के नहीं होने की वजह से इतामी को ही उस जगह का हेड बना दिया जाता है। अब इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बोलता है ताकि आने वाले काइजू नंबर 9 के फाइट के समय उस चीज का जल्द से जल्द यूज कर सके और उससे रिवेंज भी ले सके। यहाँ पर किकुरू की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और वो प्लूटून लीडर रिन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जो किकुरू को आसानी से हरा रही होती है। अब किकुरू सोच रही होती है कि ये तो शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ रही है। गैन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कितना वक्त लगेगा उस पॉइंट पर आने में जब मैं तुमसे लड़ूंगा। आज डिवीजन के जितने भी प्लूटून लीडर है वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सके, इसलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगे तो मुझसे कैसे लड़ोगी। और बोलता है कि जो गेम मैं खेल रहा हूँ उसे कंप्लीट करने में पूरा 1 मंथ लगेगा और तब तक तुम्हें सारे प्लूटून लीडर को हराकर आगे आना होगा ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। तो वहाँ पर ऐसे आकर गैन को एक लात मारता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगता है। किकुरू भी उस फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसी गैन से पूछता है कि क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं या नहीं। अब एक पर्सन ने उन दोनों को एक रूम में बुलाया होता है और इधर काफ्का भी अपने रूम जाता है और इधर वो पर्सन उन दोनों को दिखा रहा होता है कि उसने काफ्का की बॉडी का एनालाइज किया होता है, जिसकी वजह से उसे पता चला है कि अगर काफ्का बार बार काइजू में कन्वर्ट होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। अब इधर काफ्का अपने रूम की साफ सफाई कर रहा होता है और डिफेंस फोर्स उस पर नजर रख रहे होते हैं। तब काफ्का को याद आता है कि उसे एक और भी जगह जाना है, जिसकी वजह से वो
डिफेंस फोर्स के साथ उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम सभी काइजूस की अड़ी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। काफका वहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो काफका को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और काफका यहाँ पर उनके कुछ पुरानी चीजों को देने आया होता है और काफका इन चीजों को देखकर उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। काफका दोबारा से मशीन उठा लेता है और उन काइजूस को आसानी से काटने लगता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब इचिताका कहता है कि जब से तुम निकले हो तब से ये सभी काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और काइजू को मुझे ही काटना पड़ रहा है। काफका बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बोलने लगता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम दोबारा से वापस क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी डिफेंस फोर्स में तुम सबसे नीचे हो, इसलिए तुम यहाँ पर वापस क्यों नहीं आ जाते हो? हाँ, तुम टीम के स्टार बन सकते हो। तो टोकुडा इची पर पानी फेंकने लगता है उसकी बकवास को बंद कर सके। तब शाम तक का उनकी मदद कर वहाँ से चला जाता है। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। तब वो लोग सोचने लगते हैं पहले डायरेक्टर इसाओ के होने की वजह से वो एक हीरो कहलाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो क्या हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए? वो बोलता है कि रुको जरा टोकुडा, आपकी बेटी की तो शादी होने वाली है ना? तो टोकुडा गुस्से से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी हम लोग यहाँ से अगर चले जाएंगे तो काइजू नंबर 9 के बॉडी को साफ कौन करेगा? ये पता है डिफेंस फोर्स वाले इतने कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी हार मान ले, और वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अब पर काफका सोच रहा होता है कि अगर उससे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। वहाँ पर ज्ञान आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहे तो तुम एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाओगे। इस वजह से मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम काइजू में कन्वर्ट हो रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम काइजू में कन्वर्ट हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमें कुछ भी करके काइजू नंबर 9 को मारना ही होगा, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम दोनों ही वहाँ पर थे, जिसकी वजह से हम दोनों को ही ये फील हो रहा होगा कि वहाँ पर हमने क्या महसूस किया था। मुझे पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करोगे। तो काफका बोलता है कि मुझे एक जगह पर पहुंचना था जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं भी तैयार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो ज्ञान बोलता है कि तो ठीक है, चलो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी जरूरत है। अब डिफेंस फोर्स में काइजू नंबर 9 से लड़ने के तैयार ही हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर सोशिरो काइजू नंबर 10 के बाकी बचे हुए बॉडी को देखने चला जाता है, जहाँ पर काइजू नंबर 10 के बॉडी काफी बुरी हालत में थे, फिर भी वो 5.7 फॉर्टिट्यूड की एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं। सोशिरो बोलने लगता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो काइजू नंबर 10 बोलने लगता है कि तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम सबसे अलग हो, काश मैं उस टाइम जीत गया होता। तो सोशिरो बोलता है कि मैं यहाँ पर पुरानी बातों को दोहराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर काइजू नंबर 9 के बारे में जानने के लिए आया हूँ। तो काइजू नंबर 10 बोलता है कि हाँ, मैं इसके बारे में बता सकूँ, क्योंकि ये मेरा क्रिएटर ही तो है, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। तो सोशिरो बोलता है ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। काइजू नंबर 10 बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर दो और उसे तुम यूज करो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकूं। अब कानोमी ऐसा करने से सोशिरो को मना करने लगती, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में कन्वर्ट नहीं किया गया होता और इससे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था। काइजू नंबर 10 बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ने में काफी मजा आया। तो सोशिरो बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो काइजू नंबर 10 बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आया था, कि तुम भी जानते हो कि अगर कोई तुम्हें कड़ी टक्कर दे तो उससे लड़ने में कितना ज्यादा मजा आता है। अब सोशिरो लैब से बाहर आ जाता है और कानोमी को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो काइजू नंबर 10 को इक्विप नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सोशिरो काइजू नंबर 10 से लड़ना चाहता था और वैसे भी उससे काइजू नंबर 9 की जानकारी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो बात उसे माननी ही पड़ती है। इसकी वजह से वो हाँ बोलता है और मीना भी इस चीज के लिए मान जाती है। तो सोशिरो काइजू नंबर 10 को इस बारे में बताने लगता है और वादा करता है कि वेपन बनने के बाद भी काइजू नंबर 10 सोशिरो को बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अब इधर किकुरो और काफका को पता चलता है कि सोशिरो यहाँ पर काइजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से काफका सोचने लगता है कि उससे सोशिरो से अभी माफी मांगनी है, ये बात छुपाने के लिए कि वो काइजू नंबर 8 है। अब एजी यहाँ पर गैन के बारे में पूछने लगता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि गैन सभी प्लूटून लीडर के साथ कहीं पर गया हुआ है, वो समझ जाता है कि वो फर्स्ट डिवीजन के पास गया हुआ, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो आपस में कम्पीट करते ही रहते हैं। तब यहाँ पर गैन सोशिरो को बोलता है कि सोशिरो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने अलाउ किया? तो सोशिरो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन खुद मुझे लेने के लिए आया है, और हाँ, मुझे यहाँ पर आने के लिए उस पर्सन ने परमिशन दी है जो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब गैन बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, इस बेस के अंदर बाउल कट और छोटी आंखों वाले बंदे यहाँ पर अलाउ नहीं है और तुम्हारे पास दोनों ही है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। सोशिरो बोलता
बोलता है कि क्या तुम उस बात को लेकर अभी भी नाराज हो कि ट्रेनिंग के दौरान मैंने छोटे काइजू को मारने में तुम्हें हरा दिया था। तो ये बात गैन के दिल पर लग जाती है और अब फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन इसी सब बातों पर बहस करने लगते हैं। गैन सोशिरो से बोलता है कि उस जीत के टाइटल के अलावा उसके पास सभी टाइटल्स है। तभी सोशिरो उसे याद दिलाता है कि लॉन्ग रेंज अटैक के टाइटल अभी भी मीना के पास है, जो बात दोबारा से गैन के दिल पर लगती है। इस वजह से गैन दोबारा से गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एजी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। सभी लोग काइजू नंबर 9 पर डिस्कस करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के बीच बहस अभी भी छिड़ी हुई थी। अब फोर्थ डिवीजन का कैप्टन उस बहस को बंद करवाने लगता है, लेकिन दारू पीने के चक्कर में वो खुद ही पकड़ा जाता है। और अब सोशिरो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि हमें अब न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक काइजू नंबर 9 को एक अकेले डिवीजन नहीं रोक सकती है। और ये बात उसे काइजू नंबर 10 ने बताई है और उसने ये भी बताया है कि काइजू नंबर 10 को काइजू नंबर 9 ने ही बनाया था। इसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोशिरो बोलता है कि काइजू नंबर 9 पहला ऐसा काइजू है जिसके पास ताकतवर काइजूस को बनाने का भी एक्सपीरियंस है और ताकत है। तो काइजू नंबर 10 ने ये भी बताया कि वो एक प्रोटोटाइप काइजू है और उससे भी ताकतवर चीज अभी आने वाली है। इस टाइम जापान की डिफेंस फोर्स एक टाइम पर 5 ताकतवर काइजू से ही लड़ सकती है और अगर उन काइजूस के फोर्टिट्यूड लेवल 9 से ऊपर हुआ तो ये नंबर डिक्रीज भी हो सकती है। इसलिए अगर काइजू नंबर 9 ने और भी पावरफुल काइजूस को क्रिएट किया तो उसे रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसके वजह से ये कंट्री भी तबाह हो सकती है। तो जुगु सोशिरो से पूछने लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है। सोशिरो उसे पिछले 10 सालों का डाटा दिखाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सच है। सोशिरो बोलता है कि हमें नहीं पता कि काइजूस कैसे आए हैं, लेकिन टेक्टोनिक फॉल्ट्स की वजह से जो एनर्जी निकली थी उसने जियोलॉजिकल मटेरियल्स पर असर किया था और उसी वजह से काइजूस बने थे। और हमें ये लगता है काइजू नंबर 9 उसी प्रोसेस पर इंटरफेयर करके काइजूस को क्रिएट कर रहा है। हमें नहीं पता है कि काइजू नंबर 9 अभी कहाँ है, लेकिन अगर उसे मल्टीपल काइजूस को क्रिएट करने के लिए पावर चाहिए तो वो जरूर फिलीपींस और यूरेनियम फ्लेट्स के बीच में ही होगा और वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तभी एक बोलता है कि वहां तक पहुंचने में तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो दूसरा बोलता है कि तो हम उस चीज का इंतजार करेंगे जब काइजू नंबर 9 खुद हम पर अटैक करेगा। मीना बोलने लगती है कि काइजू नंबर 9 जिस चीज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी मेमोरी वो देख सकता है और अभी डायरेक्टर इसाओ की सभी मेमोरीज को काइजू नंबर जानता है, जिसकी वजह से उसे पता है कि अभी जापान की डिफेंस फोर्स के पास कितनी पावर है। तो सीरो इस चीज से निपटने का एक उपाय देता है, जिसमें वो न्यू कमर्स को ट्रेन करने का उपाय देता है, क्योंकि उस वही एक चीज है जिसके बारे में डायरेक्टर इसाओ को नहीं पता था। और अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें न्यू कमर्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा। तो मीना काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपन सबसे ताकतवर काइजू नंबर 6 से बना हुआ है, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मीना बोलने लगती है कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो काइजू नंबर 6 के वेपन के साथ कंफर्टेबल हो सका और उसका नाम रैनो है, जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जुगु ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रैनो अभी उसी के डिवीजन में ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसके वजह से वो दारू पीने लगता है, लेकिन उसका वाइस कैप्टन उसे रोक देती है और वो लोग बोलने लगते हैं कि काइजू नंबर 6 सबसे पावरफुल काइजू था, क्योंकि उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 ही नहीं था, क्योंकि जब वो जागा था तो उसने काफी सारे काइजू से हम पर अटैक किया था और वो सच में काइजू का किंग है। और काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए डायरेक्टर इसाओ को वाइफ ने हमारे साथ दिया था और उस दिन काफी जाने गई थी और उस दिन अजीब सा स्नोफॉल भी हो रहा था, जिसकी वजह से सभी को पता है कि वो दिन कितना मनहूस दिन था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम काइजू नंबर 6 के वेपन को एक बच्चे को यूज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तब यहाँ पर रैनो जुगु के ऑफिस में आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसे काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लिए बोला जा रहा है और जुगु उसे बताता है कि किसी भी काइजूस के वेपन को यूज करने के बाद उसके बॉडी पर काफी बुरा असर होता है और कई लोग तो ऐसे भी थे जो रिटायर होने से पहले ही मारे गए, जिसकी वजह से जुगु रैन को उस वेपन को यूज करने के लिए मना करने लगता है कि वो वेपन सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन है। तब यहाँ पर रैनो रनिंग करने के लिए चला जाता है और सोचने लगता है कि मैंने सुना है कि काफका काइजू नंबर 8 की पावर के साथ मिलकर काइजू नंबर 9 से लड़ रहा था। अब रैनो को काइजू नंबर 6 के वेपन को ट्राई करने के लिए कहा जाता है और अभी सिर्फ रैनो को उसके आर्म्स को ही दिया जाता है। तब जुगु उसे बोलने लगता है कि क्या तुम तैयार हो। तो रैनो बोलता है कि हाँ। सभी लोग उस वेपन के पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से रैनो की बॉडी में तेजी से पावर फ्लो होने लगती है और रैनो को लगने लगता है कि उसकी बॉडी में ताकत खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता है। वो वेपन रैनो के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रैनो को काइजू नंबर 6 दिखाई देने
का और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो मेडिकल रूम में और जुगो उसे बोल रहा था कि अब तुम्हें एहसास हो गया कि काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करना कितना खतरनाक है। ने तो अभी उस वेपन के आर्म्स को ही पहना था और तुम सोच के देखो कि अगर तुम उस वेपन के पूरी चीज को पहन लो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ऐसे जुगो रैनो को उस वेपन को छोड़ देने के लिए बोलने लगता है, लेकिन रैनो अभी भी काइजू नंबर 6 के वेपन को पहनने के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है कि अगर वो वैसे ही उस वेपन को पहनता रहा तो वो नहीं बचेगा। और उसे ये भी यकीन था कि रैनो उसका कोई भी बात नहीं मानेगा, जिसके वजह से वो उसे बोलता है कि उसके पास 1 महीना का ट्रेनिंग पीरियड है और उसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा। तब पता चलेगा कि रैनो काइजू नंबर 6 के वेपन को पहनने के लायक है या नहीं है। अब हमें फुरुहाशी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से फर्स्ट आया होता है। और न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में सबको लग रहा था कि फुरुहाशी टॉप स्कोरर बन के ही रहेगा। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि जब वो टेक्निकल स्कूल में था तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि उसका दिमाग वो सब एब्जॉर्ब कर लेता था जो उसे सिखाया जाता था। और उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी भी हार्ड होती जा रही थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आगे आने वाले समय में वो कितना स्ट्रांग बन जाएगा। अब वो डायरेक्टर इसाओ, कैप्टन मिनो और कैप्टन सोशिरो जितना भी स्ट्रांग बन पाएगा। अब यहाँ पर काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने की वजह से रैनो की काफी बुरी हालत हो गई थी, जो देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब कैप्टन जुगो ये चेक करने वाले होते हैं कि रैनो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लायक है भी या नहीं। यहाँ पर कई सारे काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब कैप्टन जुगो रैनो का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग बताते हैं कि इस वेपन को पहनने के बाद रैनो का सभी स्टेट काफी आगे बढ़ चुके हैं और रैनो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि ये वेपन तो अभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने जाते ही जम जाऊंगा। और कैप्टन जुगो को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि 1 महीने के अंदर रैनो इस पोजीशन पर आ गया कि वो इस वेपन को यूज करने के लायक हो गया है। और वो तो सिर्फ उसे ये दिखाना चाहता था कि रियलिटी कैसी होती है। और उसके असिस्टेंट बोल रही होती है कि इसकी रिपोर्ट जो हमें मिली है उसके हिसाब से यही पता चलता है कि ये भले ही शुरू में कमजोर था, लेकिन ये कैप्टन मीना से भी स्पीड से ये ग्रो कर पा रहा है। तो जुगो बोलता है कि लगता है इसे ही जीनियस कहा जाता है और रियलिटी लड़ाई से काफी अलग होती है। अब वो उस होंजू को अपने साथियों के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय करेगा। बताता है कि ये काइजू हर 5 साल के बाद धरती के ऊपर आता है, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 6.4 है। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे तो मैं खुद आकर इस काइजू को मार दूंगा और तुम्हारे पास ये सब करने के लिए केवल 10 मिनट है। तब रैनो अपने साथियों के साथ मिलकर काइजू को मारने चला जाता है। फुरुहाशी देखता है कि रैनो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ने का ट्राई करने लगता है। रैनो को 10 मिनट इसलिए दिया जाता है क्योंकि जुगो को पता था कि इस वेपन को पहनने के बाद बॉडी पर काफी स्ट्रेस पड़ती है और जुगो नहीं चाहता था कि 10 मिनट से ज्यादा रैनो स्ट्रेस झेले। और रैनो के पास कम टाइम होने की वजह से वो और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो हमला करने लगता है वो अपने पैरों के बर्फ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और काइजू के हमले की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वहाँ पर रैनो के साथी भी आ जाते हैं और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि उसे भी कुछ करना होगा, क्योंकि उसने रैनो से वादा किया है कि वो उसे जरूर बचाएगा। तब जैसे ही उस काइजू का ध्यान फुरुहाशी की तरफ जाता है, रैनो उस काइजू को एक तरफ से जमा देते हैं। रैनो एक ही अटैक में उस काइजू को हरा देता है, जो देखकर फुरुहाशी शॉक हो जाता है। तब फुरुहाशी के ऊपर कोई दूसरा काइजू अटैक करता है और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्यों नहीं हरा पाता एक अटैक में किसी भी काइजू को। ये सपने तब टूटना शुरू हो गए जब मैं डिफेंस 4 को ज्वाइन किया, जिसके बाद मेरे रैंक आगे बढ़ना ही बंद हो गया और तब मुझे असली टैलेंट भी दिखाई दिया। तो मैंने भी स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग किया, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे अकेला ही छूट गया। तो एक रियल मॉन्स्टर सामने आया जिसका नाम रैनो था और तब फुरुहाशी के ऊपर एक काइजू अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जुगो फुरुहाशी को समझाने लगता है कि उसे खुद पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, कभी कभी पीछे भी हटना चाहिए। तब वो काइजू दोबारा से फुरुहाशी पर अटैक करने वाला था। अब रैनो बीच में आ जाता है और वो फुरुहाशी को इसलिए थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसके वजह से उसे खुद को संभालने का मौका मिल गया था। अब रैनो एक ही अटैक में दोबारा से उस काइजू को मार देता है और अकेले ही लड़ने के लिए जाने लगता है और फुरुहाशी बोलने लगता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो रैनो। अब रैनो अपने सूट के 43% पावर को अनलॉक कर लेता है और उस काइजू के एक हाथ को फ्रीज कर लेता है, लेकिन ये चीज भी उस काइजू के ऊपर काम नहीं कर रही होती है, जिसके वजह से रैनो सोच रहा होता है कि उसे अपने पावर को और भी बढ़ाना होगा, क्योंकि ये काइजू बहुत ही जल्दी अपने शरीर को रिजेनरेट भी कर रहा होता है। अब रैनो अपने सूट के पावर को 46% तक ले जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जुगो को लग रहा होता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है और यहाँ पर रैनो ने उस काइजू में होल कर दिया होता है और ये पावर भी इस चीज के लिए कम होती है, जिसके लिए वो अपने सूट के 56% पावर को भी अनलॉक
अनलॉक कर लेता है। तो वजह से सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, तो रैनो बोलने लगता है कि हाँ वो ठीक है, और इस चीज के चक्कर में उसके दिमाग भी काफी क्लीन हो गया है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो हांजी भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और रैनो अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचकर अपने सूट के और भी ज्यादा पावर को अनलॉक करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो धीरे धीरे करके उस हांजू को फ्रीज करने लगता है। लेकिन सूट के ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से उसके शरीर में जगह पर फट चुके होते हैं। ऐसे सब लोगों को लगने लगता है कि रैनो अपना कंट्रोल खो रहा होता है, लेकिन जुगू बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, ये समय हमें रियलिटी को दिखा रहा होता है, क्योंकि जब वो वेपन किसी के साथ जुड़ रहा होता है तो उस इंसान में काफी ज्यादा एनर्जी जा रही होती है। इस वजह से दिमाग के अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर के अमाउंट और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। इस वजह से उनकी ट्रू नेचर और ट्रू डिजायर बाहर आने लगती है। इसी वजह से यूजर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ट्रेनिंग में ये चीज इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ट्रेनिंग में लोगों ने अपने ऊपर काफी स्ट्रेस ले रखा होता है, तो ऐसे काफी अजीब चीजें होने लगती है। और वैसे भी रैनो अभी अब से ताकतवर काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर रहा है, इसलिए रैनो के माइंड और बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो अलग लेवल का ही है। इसलिए अगर रैनो इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं उसे कभी भी ये सूट को यूज करने के लिए नहीं दूंगा। तब फुरुहाशी रैनो की तरफ बढ़ने लगता है और वो ये बात सोचकर दुखी हो रहा था कि जब रैनो ने पहली बार काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने में असफलता पाई थी तो वो बात सुनकर वो खुश हो रहा होता है। यहाँ पर रैनो की बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही होती है, लेकिन वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है, जिस वजह से उसकी पावर भी बढ़ने लगती है और वो वहाँ पर सभी कुछ फ्रीज करने लगता है और अपने 50 मीटर के रेडियस में सभी को फ्रीज कर देता है और सभी काइजूस को मार देता है कि वो इस हांजू को मार सके। और यहाँ पर इस हांजू को 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। लेकिन इस चक्कर में रैनो के 16 मसल्स फट चुके होते हैं, साथ ही उसे 4 बोन फ्रैक्चर भी आई होती है। तो यहाँ पर रैनो का टांग भी टूट जाता है, जिस वजह से जुगू डिसाइड करता है कि वो खुद लड़ने जाएगा और वो रैनो को रोकने के लिए बोलता है और खुद वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। रैनो सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इस तरह तो मैं अपने दोस्तों को बचा भी नहीं पाऊंगा। तब यहाँ पर फुरुहाशी उस बर की दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और जुगू से थोड़ा और टाइम मांगने लगता है, लेकिन जुगू उसे वहां से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। लेकिन फुरुहाशी अपने सूट के पावर से ज्यादा स्पीड तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से जुगू भी हैरान हो रहा होता है कि फुरुहाशी तो अपने सूट के केवल 24% पावर को ही यूज कर सकता है। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि रैनो तो सच में काफी कमाल का बंदा है, हमेशा से ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बंदा रहा है और उसे अपने साथियों का भी काफी परवाह होती है। जैसे मैं उसे काफी जेलस हूँ और इसी वजह से मुझे पता है कि ये काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है। इस वजह से वो उस आइस की दीवार को तोड़ देता है और रैनो के पास आ जाता है और उसे होश में लाने लगता है। और जब रैनो होश में आता है वो देखता है कि वो फुरुहाशी के कंधे पर है और फुरुहाशी ने यहाँ पर जुगी से थोड़ा और भी टाइम मांग लिया होता है। जैसे रैनो को उस हांजू को हराना होगा ताकि वो एक सूट को भी यूज कर सके। फुरुहाशी रैनो को बोलता है कि चलो रैनो, मैं इस हांजू को उस पॉइंट पर लाऊंगा जिस पॉइंट पर तुम इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। रैनो बोलता है कि तब तो तुम भी खतरे में आ जाओगे। तो फुरुहाशी बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और तुम खुद से सब कुछ करना भी बंद कर दो और तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम शांत रहो। तो रैनो बोलता है कि फुरुहाशी, तुम तो अच्छे कमाल के बंदे हो कि जब भी मैं डरा हुआ होता हूँ तो तुम वहाँ पर आके मुझे हौसला देते हो। अब वो लोग दोनों मिलकर तैयार हो जाते हैं इस हांजू से लड़ने के लिए और फुरुहाशी निकल जाता है उसे उस पॉइंट पर लाने के लिए जहाँ से रैनो उस हांजू को मार सकता है। अब रैनो ठीक हो जाता है, जो देखकर कैप्टन जुगू बोलने लगता है कि ये ठीक हो गया, लेकिन ये काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए हमें उस काइजू के कोर को एक्सपोज करना होगा ताकि ये उसे गोली मार सके। लेकिन फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर 24% है, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर फुरुहाशी अकेले ही उस काइजू पर अटैक करने लगता है। इससे जुगू समझ जाता है कि फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर 24% ही नहीं है, जिससे वो सभी को चेक करने के लिए बोलता है कि फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर कितनी है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर 42% तक पहुंच गई है। अभी फुरुहाशी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट पावर दोबारा से 24% आ जाती है और तभी वो काइजू से लड़ने लगता है और दोबारा से उसकी कॉम्बैट पावर 42% तक चली जाती है। इससे जुगू को समझ में आ जाता है कि फुरुहाशी उन्हीं की तरह है और अगर वो लोग उसे अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो भी काफी कुछ कर सकता है। फुरुहाशी इधर सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी जीनियस नहीं हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं इससे आगे पहुंच भी जाऊंगा तो आगे भी एक दीवार ही है, लेकिन इस बार मैं रास्ता नहीं बदलूंगा और उस दीवार को तब तक पंच मारूंगा जब तक वो दीवार टूट नहीं जाती है। तब यहाँ पर फुरुहाशी उस काइजू पर गोलियां चलाने लगता है। वो काइजू फुरुहाशी को दूर फेंक देता है, लेकिन फुरुहाशी दोबारा से काइजू पर चढ़ के उस पर अटैक करने लगता है और सोचने लगता है एनो, मेरा इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हारे पास पहुंच के ही रहूंगा। अब फुरुहाशी काइजू पर गोलियां चलाने लगता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फुरुहाशी की सूट अब ओवरहीट हो रही है।
फुरुहाशी उस जगह पर गोलियां बार बार चलाने लगता है जहाँ पर वो जख्मी होता है और गोलियां बार बार चलाने की वजह से उस काइजू का कोर दिखने लगता है, जिससे रैनो को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो एक ही अटैक से उस काइजू को मार देता है, जिसे देखकर जुगो भी हैरान हो जाता है। और उसकी और किकुरो की माँ हिकारी की बात याद आने लगती है, जहाँ पर हिकारी उसे मिलने के लिए आई होती है और बताती है कि उसे नंबर 4 वेपन के लिए चुना गया है और अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाएगी तो उसे नंबर 4 वेपन को यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर जुगो से ये पूछने के लिए आई है कि क्या वो नंबर 4 वेपन के लायक है भी या नहीं। जुगो सोचने लगता है कि अगर मैं उस टाइम तुम्हें मना कर देता तो क्या तुम अभी भी जिंदा होती। और यहाँ पर फुरुहाशी और रैनो उस काइजू को मारने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और उनकी टीम भी काइजू को मारने की वजह से काफी खुश हो जाते हैं और जुगो रैनो और फुरुहाशी की दोस्ती को देखकर इमोशनल हो जाता है। सोचने लगता है कि अगर मैं उस टाइम उसके साथ लड़ पाता या उसे वहां जाने से मना कर पाता तो अभी वो जिंदा होती। तब जुगो रैनो को बोलने लगता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो, इसलिए तुम इस कंट्री के फ्यूचर को डिफेंड कर सकते हो। इससे रैनो और फुरुहाशी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और यह जुगो की असिस्टेंट बोलने लगती है कि क्या ये सही रहेगा, क्या आपको पूरा यकीन है, आपको ये नहीं बताना चाहिए उसे कि वो अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। जुगो बोलता है कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुरुहाशी ने खुद उसे ये बात समझा दिया है। तब कैप्टन मीना जुगो से फोन लगाती है ताकि वो रैनो के बारे में जान सके और जुगो उसे बताता है कि रैनो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और कैप्टन मीना बोलने लगती है कि ये बात है क्योंकि मैं अपनी टीम के मेंबर्स को मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि आप उनमें से एक हो जो नंबर्स वेपन को यूज करने के लिए सबसे सही लड़के को चुनते हो। जुगो बोलता है कि ये बहुत अजीब टाइम है कि कोई ऐसा मिला है जो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है और कोई ऐसा भी है जो जिसके पास सेम एबिलिटी है और वो दोनों ही मेरे सामने ही हैं। इसलिए मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैं उन्हें सिखा सकूं और उन्हें वो वॉरियर बनाऊंगा जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगी। इधर इजुमी और आओई भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रैनो को काइजू नंबर 6 वेपन को यूज करने के लिए चुन लिया गया है। इधर काफका भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो डरने लगता है कि क्योंकि अब रैनो को काइजू नंबर 9 के साथ लड़ने के लिए भी भेजा जा सकता है। किकुरो काफका को एक पंच मारती है और उसे बोलती है कि वो उन लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करे और डिसाइड करती है कि वो भी रैनो की तरह ताकतवर बनेगी। अब शाम को काफका जॉगिंग करने के लिए चला जाता है और सोचने लगता है कि इचिकावा सच में एक औसम लड़का है और उसने अपनी पावर की मदद से सबको ये बात एहसास भी करवा दिया है। आखिरकार मैंने अपनी पावर से क्या अचीव किया है, मैंने अपनी पावर की मदद से किसे बचा पाया है। इन लोगों को मेरी नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 की जरूरत है। तब वहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो आ जाते हैं जो सीधा ही काफका पर अटैक कर देते हैं। इससे काफका डर कर वहीं पर गिर जाता है और सोशिरो बोलने लगता है कि ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये तुम्हारी पनिशमेंट है ये छुपाने के लिए कि तुम काइजू नंबर 8 थे। अब जब मैंने तुम्हें पूरी तरह से डरा दिया है तो अब तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो जाती है। तब काफका यहाँ पर रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तब सोशिरो उसे मारने लगता है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने 3rd डिवीजन को प्रोटेक्ट किया था। और ये बात मैं काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि काफका को बोल रहा हूँ जो बिना कुछ सोचे हुए सभी लोगों के सामने ही ट्रांसफॉर्म हो गया था। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चला है कि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो तुम एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम्हें काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है क्योंकि काइजू नंबर 9 को मैं खुद हराऊंगा। और मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात बताने के लिए ही आया था कि तुम्हें काइजू नंबर 8 बन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि तुम्हें काफका बनकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और ये सुनकर काफका रोने लगता है और सोचने लगता है वाइस कैप्टन सोशिरो बाहर से कितने भी कठोर दिखते हो लेकिन अंदर से वो काफी नर्म है। वो सोशिरो से बोलने लगता है कि ये बात सच है कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं अपनी पावर की मदद से किसी को बचा सकूं। बस मैं अपने दोस्तों को कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं काइजू नंबर 8 बन के सबकी मदद जरूर करूंगा। सोशिरो को ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी मुसीबत में रहेगा तो काफका जरूर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो काफका को स्ट्रांग बना के ही रहेगा। इसलिए वो अपने साथ एक टेम्पल में ले जाने लगता है और उसे बताता है कि ये रियोनिट टेम्पल है जो एडो पीरियड से यहाँ पर है और ये उनके लिए है जो काइजू से लड़े हैं या काइजू से लड़ते हुए मरे हैं। तो शिरो काफका से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरेकी डाई काइजू क्या था। तो काफका बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जो एडो और ईस्टर्न जापान को 1657 में काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो शिरो बोलता है कि तब हमारे लड़ने का टेक्निक काफी पुराना था और ये वो जगह है जहाँ पर सभी लोग काइजू से लड़े थे। इसमें काफी लोग मरे थे और जब हम लोग भी मरेंगे तो हमारी आत्मा भी यही टेम्पल में रहेगी। तो शिरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि चलो अब हम लड़ते हैं और मुझे दिखाओ कि अब तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। काफका और सोशिरो लड़ने लगते हैं लेकिन काफका सोशिरो को छू भी नहीं पा रहा था। सोशिरो काफका को बड़ी आसानी से ही नीचे गिरा दे रहा होता है। पर काफका हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो सोशिरो को दिखाना चाहता था कि वो पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो और भी तेजी से सोशिरो से लड़ने लगता है लेकिन सोशिरो फिर भी उसका बुरा हाल कर देता है। इससे काफका को लगने लगता है कि वो काइजू नंबर 8 के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सोशिरो बोलता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका
है वो सुनकर काफका के अंदर दोबारा से जोश आ जाती है। सिरो बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर ये पता चल गया था कि तुमने हर दिन काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। तब सोशिरो काफका को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम काइजू नंबर 8 के पावर और स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुके हो, इसलिए अगर तुम इस तरह ही लड़ते रहे और खुद की चिंता ना किए तो तुम मारे भी जा सकते हो, तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। तब सोशिरो कैप्टन ताओ की तरह ही उसका मुंह कॉपी करके काफका को नीचे गिरा देता है। बताता है कि ये एंटी काइजू कॉम्बैट टेक्निक है जिससे डायरेक्टर इसाओ ने पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। अभी अपने सूट के कॉम्बैट पावर को यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए काइजूस के वेपन को यूज करना तुम्हारे लिए वेस्ट है। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लड़ाई से पहले ये मूव सीख जाओ कि तुम बिना ट्रांसफॉर्म हो के भी लड़ सको, और जब तक तुम जापान में रहोगे काइजूस के अटैक तुम पर होते रहेंगे। इसलिए काइजू नंबर 9 ही एक नहीं है जिसे तुम्हें हराना है, बल्कि कई सारे काइजूस हैं जिसे तुमसे लड़ना है, इसलिए तुम इसके आगे का सोचो। इसलिए चलो और मुझसे कैप्टन मीना के बगल में रहने का सीट छीन के दिखाओ, ये तुम्हारी पावर की मदद से ये हो सकता है। तब काफका इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सोशिरो दोबारा से उसे मारने लगता है। बोलता है कि वो कभी भी मीना को हासिल नहीं कर सकता है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। काफका डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, लेकिन जाने से पहले वो उस टेम्पल में प्रे करने लगता है, इससे उसे वहाँ पर एक छवि दिखाई देने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और सोशिरो को बुलाते ही वो छवि वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन काफका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो छवि कहाँ गई। तो हमें इतामी को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर इसाओ को याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर इसाओ को दिखाया जाता है जिसकी कॉन्शियसनेस अभी भी काइजू नंबर 9 के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर काफका स्कॉर्डेस स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ सोशिरो बोल रहा होता है कि इस टेक्निक में सबसे इम्पोर्टेंट पैर होते हैं, क्योंकि उसी से तुम्हारी फोर्स जनरेट होती है जो आगे जाकर तुम्हारी फिस्ट में जाती है। इसलिए तुम सबसे पहले 5 बेसिक मूवमेंट्स को अपने मसल्स में स्टोर करोगे और मैं हर हफ्ते तुम्हें ये चेक करने आऊंगा कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। तब यहाँ पर काफका दोबारा से उसी चीज की प्रैक्टिस करने लगता है, इससे उसके पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर किकुरो आ जाती है जो काफका के मजाक उड़ाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए यही है क्योंकि तुम वेपन तो यूज कर नहीं सकते हो। तो ये सुनकर काफका गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि चुप कर जा क्योंकि ये सच में बहुत हार्ड है, आखिरकार तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो किकुरो बोलती है कि मुझे पता है कि ये बहुत हार्ड है क्योंकि मेरे डैड इसे हर दिन प्रैक्टिस करते थे। तो काफका बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं हर बार इसे प्रैक्टिस करूंगा। तो ये देखकर किकुरो सोचने लगती है कि अब काफका पहले से ज्यादा मोटिवेट हो चुका है और वो काफका को उसका फोन भी दे देते हैं जो सोशिरो ने उसे वापस दिलाया हो, और किकुरो उसे सभी लोगों से बात करने के लिए बोल रही होती है। तब काफका अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या उसे सभी लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि काइजू नंबर 8 बनने के बाद उसने किसी से भी बात नहीं की है। क्या वो लोग उसे पसंद भी करते होंगे या नहीं। अब वो अपने फोन को ऑन कर देता है जिसमें काफी सारे नोटिफिकेशंस आए होते हैं और उसे लग रहा होता है कि जरूर इन मैसेजेस में लोगों ने उसकी बुराई की होगी और सभी लोगों ने उसे दूर रहने के लिए ही बोला होगा, जिस वजह से वो डर रहा होता है। लेकिन तभी उसके फोन में रैनो का फोन आता है जिसे नर्वसनेस में वो काट देता है और तभी उसके फोन में फुरुहासी का भी कॉल आता है जिसे वो उठा लेता है। और दूसरी तरफ रैनो ही था जो उसे डांटने लगता है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुमने मेरे कॉल काट दिया, और जब फुरुहासी ने तुम्हें कॉल किया तो तुमने इसका फोन क्यों उठा लिया। लेकिन ये सब छोड़ो, 2 महीने से तुमने हमें कुछ कहा क्यों नहीं। आया उन लोगों ने तुम्हारा फोन ले लिया हो लेकिन तुम्हारे पास दूसरे उपाय जरूर थे। काफका बोलता है कि मुझे इस चीज की परमिशन नहीं थी। तो रैनो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे और ये फोन तुम्हें पक्का किकुरो की वजह से ही मिला होगा और तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो काफका उससे माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब तुम लोग मुझे 3rd डिवीजन में नहीं आने दोगे और तुम लोग मुझसे नफरत करने लगोगे क्योंकि मैं एक काइजू हूँ। रैनो बोलता है कि हाँ, हम लोग डर रहे थे क्योंकि तुम एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक काइजू थे, लेकिन मैंने देखा था कि तुमने कैसे अपने जान पर खेलकर हमारी डिफेंस फोर्स को प्रोटेक्ट किया था और तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर भी कोई तुमसे नफरत करेगा। और हाँ, तुमसे कोई भी नफरत नहीं करता बल्कि सभी लोग तुमसे पसंद करते हैं। अब काफका को याद आता है कि मीना ने भी उसे यही बात बोली थी कि 3rd डिवीजन में उसके कोई भी एनिमी नहीं है और रैनो भी उसे विश्वास दिलाता है कि वो उन लोगों पर विश्वास रखे। अब शाम को किकुरो काफका को ट्रेनिंग करने के लिए लेने आए होते हैं जहाँ पर काफका की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि उसने सभी के मैसेजेस पढ़े होते हैं जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं एक स्टूपिड हूँ। तो किकुरो भी बोलने लगती है कि हाँ, तुम एक स्टूपिड ही हो। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर इसाओ को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहे होते हैं कि अब मेरा समय खत्म हो गया है क्योंकि मैं काफी टाइम से इसे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरा समय खत्म हो गया है। ये काइजूस ग्रो कर रहे हैं जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। तब हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग जगह पर काइजूस को न्यूज आ रहे होते हैं जो काफी अलग अलग तरह के होते हैं जिसकी वजह से सभी लोगों को उनसे डर लग रहा होता है और डिफेंस फोर्स को इन सभी बारे में बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग इस इंसिडेंस को नहीं समझ पा रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो
सोशिरो बोलने लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर डिफेंस फोर्स पहुंचने से पहले वो काइजू गायब हो जाते हैं। और तभी सोशिरो उन्हें एक पिक्चर दिखाता है जिनमें एक काइजू था जो एक ह्यूमन फॉर्म में था और बताता है कि ये काइजू आम काइजू से ज्यादा इंटेलिजेंट है जो आने वाले तूफान के संकेत है। और नया डायरेक्टर इतामी अपने डिफेंस फोर्स का रिपोर्ट मानने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि उनके डिफेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अलग अलग जगह पर और भी ज्यादा शेल्टर बना दिए गए हैं ताकि लोग जल्द से जल्द वहां से पर जा सके। और वो लोग दूसरे कंट्री से मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब अभी नहीं हो पा रहा है। तब एक पर्सन इतामी को बताता है कि गैन के लिए नंबर 1 वेपन के सील को भी हटा दिया गया है और नंबर 3, 5 और 7 वेपन्स के लिए भी किसी को चुन लिया गया है। इतामी बोलता है कि इसका मतलब कि हम सभी एंटी काइजूस को इस फाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर काइजू नंबर 9 जैसे और भी काइजूस आ गए तो हम काफी मुसीबत में पड़ जाएंगे और हम इनसे बच भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर इसाओ को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि मेरा माइंड गायब हो रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब सब कुछ गैन आसिरो, न्यू जनरेशन और काफका के हवाले छोड़ता हूँ क्योंकि वही लोग डिफेंस फोर्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। तब उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नंबर 4 वेपन के लिए किकुरु को चुना गया होता है क्योंकि ये वही वेपन था जो किकुरु की माँ चलाती थी। इसलिए किकुरु अपने फादर का बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है और गैन डिसाइड करता है कि वो खुद किकुरु को ट्रेन करेगा। न्यूज में बताया जा रहा था कि काफी टाइम से किसी भी काइजू को नहीं देखा जा रहा है, इसलिए एक औरत को टेंशन हो रही थी, लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 दोबारा आया तो मिस्टर काइजू उसे दोबारा से मार देंगे। और ये मिस्टर काइजू कोई और नहीं बल्कि काफका ही था। और यहाँ पर गैन और किकुरु अपने अपने वेपन्स को पहनकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से पूरा बेस ही हिल रहा होता है और एजे भी अपने लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है ताकि उनका निशाना और भी सटीक हो सके। तब यहाँ पर काफका भी अपनी नई मूव का प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी नई पावर की वजह से काफका काफी खुश होता है जिस वजह से सोशिरो उसे 1 इंच पंच मारकर दूर फेंक देते हैं। अब सोशिरो वहाँ से खाना खाने के लिए चला जाता है और काफका जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या ये करना जरूरी था, शाम को मैं बताऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। काफका खाना खाने के लिए छत पर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही मीना होती है जिस वजह से काफका वहाँ से दोबारा से वापस जाने लगता है, लेकिन मीना उसे वहाँ पर वापस बुलाती है और बोलती है कि मेरे बगल में बैठकर खाना खाओ। मीना बोलती है कि यहाँ पर कितनी शांति है ना, यहाँ पर लोग काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद मुझे पक्का ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी शांति है। तो काफका बोलता है कि बिल्कुल मैम ऐसा ही लगता है। मीना बोलती है कि अभी तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर केवल तुम और मैं ही हैं। कितना अच्छा होता ना कि अगर ऐसे ही शांति होती। तुम्हें याद है कि बचपन में जब अलार्म्स बजते थे तो तुम दूसरे स्कूल के बिल्डिंग से हमारे स्कूल में आ जाते थे ताकि तुम हमें शेल्टर तक ले जा सको और तब मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो काफका बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम उस टाइम हमारे डिफेंस फोर्स के वाइस कैप्टन थे इसलिए एक कैप्टन को तो तुम्हारी फिक्र होनी ही चाहिए। मीना बोलती थी कि तुम हमें सुरक्षित शेल्टर में ले जाते थे और मुझे पता है कि तुम भले ही अंदर से कितने भी डरे होते थे लेकिन मुझे सही एहसास दिलाने के लिए ऊपर से स्माइल करते थे जिस वजह से मुझे लगता था कि अगर कोई काइजू आ भी जाएगा तो फिर भी तुम मुझे बचा लोगे। आपको बोलता है कि हाँ सच में बचपन में मैं कितना अमेजिंग था ना। तो मीना बोलती है कि वो चीज अभी भी नहीं बदली है क्योंकि तुमने ही हमारे वेस को बचाया है और मुझे सोशिरो से तुम्हारे डिसीजन का पता चला है। मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अकेले सभी बोझ को मत उठाओ। तुम्हें याद है ना कि बचपन में हमने डिसीजन लिया था कि हम मिलकर सभी काइजूस को मारेंगे। तब काफका को काइजू नंबर 9 याद आने लगता है जिस वजह से वो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को सही दिखाने के लिए एक फेक स्माइल कर देता है। अब मीना वहाँ से चली जाती है और बोलने लगती है कि तुम अभी भी नहीं बदले हो, ना ही तुम्हारी फेक स्माइल बदली है जो तुम तब करते हो जब तुम अंदर से डरे होते थे। दूसरी तरफ काफका बोल रहा होता है कि क्या मैं सच में उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे तो उसे हराने ही पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर सही रह सके। इसी तरफ हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो एक बच्ची के पास आई होती है जो असल में एक काइजू थी जो अपने दोस्तों को बुलाने वाली थी। इस वजह से वो एक साथ काफी लोगों को मार देती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाने लगती है। अब हमें यहाँ पर काफका के पुराने साथियों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर टोकू के बेटी की शादी में काफका का वेट कर रहे होते हैं। अब टोकू को स्टेज पर बुलाया जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी बेटी आ जाती है जो उसे एक हील मारती है। अब वो दोनों हॉल के पास आ जाता है जहाँ पर वहाँ हॉल के पीछे अचानक से काइजू आ जाता है जो हॉल में अटैक कर देता है। तब एक ऑपरेटर डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि अलग अलग जगह पर काफी सारे काइजूस ने अटैक कर दिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो के अलग अलग जगह पर काइजूस ने अटैक कर दिया था। तब हमें टोकू को दिखाया जाता है जो अपने सन इन लॉ को लेकर भाग रहा होता है। तभी वो काइजू उन पर भी अटैक कर देता है और टोकू देखता है कि उस काइजू ने टोकू के बेटी पर ही अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो डरने लगता है और अपना खून उस काइजू को दिखाने लगता है, लेकिन वो काइजू उस पर ध्यान ना देकर टोकू के बेटी को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गैन आ जाता है जो उस काइजू को वहीं पर मार देता है। अब हमें यहाँ पर मीना की साइड
को दिखाया जाता है जिसने अपनी जगह को संभाल लिया होता है, जिस वजह से सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सभी मेंबर्स को नए नए सूट दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पावर भी बढ़ जाती है। तब यहाँ पर गैन काइजू को मारने लगता है। अब वो अपनी पावर की मदद से सभी काइजूस के कोर को देख लेता है और एक ही झटके में सभी काइजूस को मार देता है और एजी से पूछने लगता है कि बाकी चीजों का क्या हाल है। तो एजी बताने लगता है कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के सभी मेंबर्स काइजूस को काफी तेजी से मार रहे हैं, और बैड न्यूज ये है कि डिफेंस फोर्स के जितने भी डिवीजन है वहाँ पर सभी काइजूस ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो डिवीजन अपने अपनी जगहों को संभाल रहे हैं, जिस वजह से वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। हमें सभी जगहों पर काइजूस देख रहे हैं जो ह्यूमंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पर ही अटैक कर रहे हैं। चीज हमने आज से पहले कभी नहीं देखी है। गैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये अटैक काइजू नंबर 9 नहीं किया है। एजी बोलता है कि हम सभी लोगों की मदद भी नहीं ले सकते हैं, तो अब हम क्या करें। गैन बोलता है कि हम लोगों ने इस चीज की ही तो प्रैक्टिस की थी, इसलिए इन्हें हम लोगों को ही संभालना होगा। अब हमें यहाँ पर जापान डिफेंस फोर्स के बेस दिखाया जाता है जहाँ पर किकुरु ने काइजू नंबर 4 वेपन पहन लिया था। इसे हिकारी के अलावा आज तक किसी ने नहीं पहना था। तब किकुरु को एक कॉर्पोरेट में बिठा दिया जाता है जहाँ पर किकुरु सोच रही होती है कि ये वेपन मेरी माँ का वेपन था, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस वेपन को काफी अच्छे से यूज करूंगी। तब उसे एक रॉकेट में बिठाकर काइजूस की तरफ भेज दिया जाता है। अब हेडक्वार्टर में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये एक लौता एक ऐसा वेपन है जो उड़ सकता है और इसी वजह से हिकारी ने आज तक सबसे ज्यादा काइजूस को मारा है। यहाँ कुछ सोल्जर्स एक काइजू पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन किकुरु वहाँ आकर उस काइजू को एक ही अटैक में मार देती है। तभी गैन उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है और 10 मिनट में तुम वहाँ के सभी काइजूस को मार दो। किकुरु बोलने लगती है कि इस चीज के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा है, इसके लिए तो 5 मिनट ही काफी है। तो वहाँ पर एक और काइजू आ जाता है जिसे किकुरु एक ही अटैक में मार देते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग ऐसे ही गोली चलाते रहेंगे तो वो लोग किकुरु के लिए बाधा ही बनेंगे, इसलिए वो अपने गोलियों को फ्रीज बुलेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो काइजूस के मूवमेंट को रोक सके। सोल्जर्स काइजूस के मूवमेंट को रोक लेते हैं जिसकी वजह से किकुरु और भी तेजी से सभी काइजूस को मारने लगते हैं। अब यहाँ हेडक्वार्टर में इताओ बोल रहा होता है कि पहले किकुरु के पास इसाओ की अटैक पावर थी, लेकिन अब उसके पास हिकारी की भी पावर आ चुकी है, इसलिए वो अब हिकारी और इताओ दोनों की पावर यूज कर सकती है। दूसरी तरफ हमें सोशिरो को दिखाया जाता है जिसने नंबर 10 वेपन पहन लिया होता है और आज नंबर 10 उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सोशिरो बोलने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मुझे यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए शांत रहो और मुझे खुद को यूज करने दो। फिर वो कनोमी से बोलने लगता है कि ये काइजू बोल कैसे रहे, इस तरह तो मैं इससे यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कनोमी बोलने लगती है काइजू नंबर 10 एक ऐसा काइजू था जो बोलता भी था, इसलिए इसके साथ सिंक्रोनाइज करना काफी मुश्किल था। सोशिरो काइजू नंबर 10 को बोलने लगता है कि हम लोग ट्रेनिंग में कभी भी तुम्हारी फुल पावर को यूज नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर पाता था, इसलिए तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा। काइजू नंबर 10 हेलीकॉप्टर के नीचे का हिस्सा काट देता है जिससे सोशिरो बाहर निकल जाता है और सीधा काइजूस के पास ही लैंड करता है। तब सोशिरो डिसाइड करता है कि वो पहले लेफ्ट वाले काइजूस को संभालेगा, लेकिन काइजू नंबर 10 उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगता है, जिस वजह से सोशिरो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, पहले हम लोग कमजोर काइजूस को मारेंगे। लेकिन काइजू नंबर 10 बोलता है कि नहीं, पहले हम ताकतवर काइजूस को मारेंगे। सोशिरो के ऊपर एक काइजू अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन काइजू नंबर 10 उसे रोक देता है क्योंकि उसे इस काइजू से मार खाना होता है ताकि वो ये जान सके कि उसमें कितनी पावर है। जैसे वो काइजू सोशिरो पर अटैक कर देता है और सोशिरो को वहाँ पर काफी सारे काइजूस घेर लेते हैं, जिसमें काइजू नंबर 10 को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से सोशिरो की कॉम्बैट पावर और ज्यादा गिरने लगती है, इसलिए कनोमी सोशिरो को वापस आने के लिए बोलने लगती है, लेकिन सोशिरो सभी काइजूस से घिर गया होता है और वो अपने कॉम्बैट पावर को भी नहीं इनलिस्ट कर पा रहा होता है। अब सोशिरो काइजू नंबर 10 को छिप कर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन काइजू नंबर 10 सामने से अटैक करना चाहता था। अब सभी काइजूस सोशिरो के ऊपर सामने से अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सोशिरो इस अटैक से बच जाता है और काइजू नंबर 10 बोलने लगता है कि देखा तुम मेरी वजह से इस अटैक से बच गए, लेकिन सोशिरो बोलने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी ही गलती थी कि मैंने ये सोच लिया कि तुम मेरी बात मानोगे और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो पक्का तुम कचरे में ही जाओगे। तो मैं यहाँ पर नहीं मानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब वो दोनों सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, तो ऐसे सोशिरो की कॉम्बैट पावर बढ़ने लगती है और वो दोनों मिलकर सभी काइजूस को मारने लगते हैं। काइजू नंबर 10 सोशिरो को पूरा कंट्रोल देने के लिए बोलता है ताकि वो सामने वाले काइजूस को मार सके, लेकिन सोशिरो ने उस काइजूस को पहले ही मार लिया था और ज्यादा काइजूस को मारने के लिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से सोशिरो की कॉम्बैट पावर 66% पहुंच गई थी। यहाँ सोशिरो और काइजू नंबर 10 मिलकर सभी काइजूस को मारने लगते हैं, जहाँ पर फाइट के बीच में सोशिरो काइजू नंबर 10 की गलतियां दिखा रहा होता है, जिस वजह से कनोमी को लगने लगता है कि इस वजह से काइजू नंबर 10 और सोशिरो के बीच सिंक्रोनाइज नहीं होगा। असल में इसका उल्टा हो रहा होता है और सोशिरो को कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और 70% पहुंच जाता है, जिसका रीजन कनोमी को नहीं पता चल पा रहा होता है। अब सोशिरो और काइजू नंबर 10 बहस करते हुए अपने सूट की पावर बढ़ाते हुए और सभी काइजूस को मारते हुए सभी काइजूस के बॉस तक पहुंच जाती है। सोशिरो अपनी टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 10 को एहसास हो जाता है कि ये वही टेक्निक है जिससे सोशिरो ने काइजू नंबर 10 को हराया था। जैसे काइजू नंबर 10 सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, मुझे पता ही था कि मुझे इससे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। सोशिरो उस काइजू को भी मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी काइजूस खत्म हो जाते हैं। सोशिरो बाकी काइजू से भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन काइजू नंबर 10 उसे मना कर देता है क्योंकि
वो काइजूस के साथ लड़ लड़कर बोर हो चुका था, इसलिए वो जापान डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स के साथ लड़ना चाह रहा होता है, लेकिन सोशिरो इसके लिए मना कर देता है। वैसे वो दोनों दोबारा से बहस करने लगते हैं और इधर कानोमी बोल रही होती है कि सोशिरो की कॉम्बैट पावर 77% पहुंच गई है और ये वही पावर है जो सोशिरो नॉर्मल सूट के साथ यूज करते हैं। यहाँ गैन को भी पता चल जाता है कि सोशिरो ने अपने एरिया के सभी काइजूस को मार दिया और एजी उसे बताने लगता है कि अब केवल एक ही एरिया बच गया है और वो एरिया शिनोनोमे और ताचिबाना स्क्वाड संभाल रही है। ट्रैफिक की वजह से उन्हें अटैक करने का मौका नहीं मिलता है और वहाँ पर 6 और काइजूस आ जाते हैं। अब काफका शिनोनोमे से उन काइजूस से लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलने लगता है कि मैं आज तक इतने बड़े काइजूस से नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन्हें मार ही सकता हूँ। शिनोनोमे उसे मना कर देती है और बोलने लगती है कि काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए तुम हमारे लिए सबसे बड़े वेपन हो और पिछले बार ट्रांसफॉर्म होने की वजह से काइजू नंबर 10 ने तुम्हारी लोकेशन डिटेक्ट कर लिया, इसलिए अगर तुम अभी ट्रांसफॉर्म हो गए तो दोबारा से काइजू नंबर 9 तुम्हारे लोकेशन ट्रैक कर लेगा, इसलिए तुम अभी नहीं लड़ सकते और हमें तुम्हारी जरूरत तब पड़ेगी जब काइजू नंबर 9 के अपोजिट लड़ना पड़े, इसलिए अभी तुम शांत रहो। तब एक बड़ा काइजू शहर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से काफका सोचने लगता है कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग इसे कैसे संभालेंगे। तभी कैप्टन मीना उनसे कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उन सभी काइजूस को वो अकेले संभाल सकती है। यहाँ पर मीना काफका के एरिया को साफ करने बारे में बोल रही होती है, जिस वजह से रिन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मीना इस वक्त उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर होती है। अभी मीना वहाँ के एक काइजू को उड़ा देती है, जिसे देखकर रिन हैरान हो जाती है और ये सब मीना अपने नए वेपन की मदद से कर रही होती है। अब मीना वहाँ के 2 और काइजूस को मार देते हैं, जिस वजह से वो पूरी जगह खून से भर जाती है और इतामी बोलने लगता है कि मीना ने तो बड़े काइजूस को मारने में गैन को भी पीछे छोड़ दिया और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे नेशन में उसके जैसे फायर पावर को कंट्रोल करने वाली कोई नहीं है। तब मीना वहाँ के सभी बड़े काइजूस को मार देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अब केवल सभी छोटे काइजूस बच गए होते हैं, जिसे सभी स्क्वाड मारने के लिए चले जाते हैं। काफका बोलने लगता है तो काइजूस तुम्हें कैसे लगा, ये पावर है काफका डिवीजन के वाइस कैप्टन की पावर। तब यहाँ पर रिन ये बात सुन लेती है और उसे बकवास करने का छोड़कर सभी लोगों को शेल्टर में ले जाने के लिए बोलने लगती है। अब सभी लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे कर वो लोग जीत रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन किकुरू और गैन को लग रहा होता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि अगर ये हमला काइजू नंबर 9 ने किया है तो ये चीज इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। इसी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह काइजूस ने हमारे इम्पोर्टेंट जगहों पर अटैक किया था उस तरह उन्होंने उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इन सबका कोई और भी प्लान है। तब यहाँ पर हमें काइजू नंबर 9 को दिखाया जाता है जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और काइजू नंबर 8 को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता है, इस वजह से वो अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ गैन के स्क्वाड की तरफ गटर में से पानी बाहर आने लगता है, इसके अंदर से एक काइजू बाहर आता है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 होता है। यहाँ पर किकुरू और सोशिरो की तरफ एक काइजू आ जाते हैं और इस तरह करके टोटल 5 काइजू आए होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 होता है। तब यहाँ पर हमें किकुरू का काइजू दिखाया जाता है जो किकुरू को ढूंढते हुए उसी के पास आ जाता है और तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे किकुरू तो बच जाती है लेकिन उसके स्क्वाड के लोग तुरंत ही मारे जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब गैन को इस चीज का एहसास हो जाता है कि वो काइजूस उनके इंपॉर्टेंट जगहों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि उनके स्क्वाड के सबसे ताकतवर सोल्जर के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि वो लोग उन सभी ताकतवर सोल्जर को मारकर डिफेंस फोर्स को कमजोर कर सके। इधर इतामी बोलने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार होते जा रहा है, क्योंकि अगर नंबर काइजूस आते हैं तो उससे लड़ने के लिए हम काफी सारे कैप्टन को भेजते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन भी एक अकेले नंबर काइजू को नहीं हरा सकता है। जैसे तो मैं उनकी मदद के लिए किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन इस तरह हमारा बेस डिफेंसलेस हो जाएगा। गैन किकुरू को बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तुम्हारे मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए उस चीज को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। गुरु सोचने लगती है कि अब तक जब भी मैं खतरे में पड़ी हूँ तो कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आया है और जब भी मैं किसी ताकतवर काइजू से लड़ती हूँ तब मैं कभी नहीं जीती हूँ, लेकिन आज मैं जीतूंगी। तब वो अपने पावर को अनलिस्ट करने लगते हैं जो 94% होती है, जिसे सुनकर सोशिरो भी हैरान हो जाते हैं। तब सभी लोग अपने अपने काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ किकुरू उस काइजू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो काइजू काफी ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से वो उस अटैक से भी बच जाता है और किकुरू के ऊपर भारी पड़ने लगता है और किकुरू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किकुरू उस अटैक को रोक लेती है और अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो काइजू मुक्का मारकर उस शील्ड को तोड़ देती है और किकुरू को एक मुक्का मारकर काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग में फेंक देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और उससे मुंह से भी ब्लड आने लगता है। तब किकुरू अपने एक्स को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो काइजू इस चीज के लिए मना करने लगता है और इतामी इधर सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये काइजू किकुरू के सभी मूव को जानता है। अब यहाँ गैन भी अपने काइजू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और वो काइजू गैन के ऊपर वाटर से अटैक करके उसे एक मुक्का मारता है, जिससे गैन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो काइजू बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी आंखों की मदद से मेरे मुंह को प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर फिर भी तुम पानी के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते हो। अब यहाँ सोशिरो का काइजू भी उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है, इस वजह से सोशिरो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और कानोमी सोचने लगती है काइजूस तो कैप्टन सोशिरो की तरह ही लड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस काइजू को केवल कैप्टन सोशिरो के ही लिए बनाया गया है। तो ऐसे इतामी बोलने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन सभी काइजूस ने हमारे स्ट्रेटेजी को अपनाकर हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया है। इन काइजूस को यहाँ पर भेजा गया, उन्हें स्पेशल डिफेंस
फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। अब हमें यहाँ पर एक शेल्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर टोकू होता है, जिन्हें पता चलता है कि अब टोकू की बेटी ठीक है, जिस वजह से उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें न्यूज में बताया जाता है कि बाहर 9.042 वाले 5 काजिस ने अटैक कर दिया, जिस वजह से उन्हें लगने लगा है कि अब दुनिया नहीं बचने वाली है। अब यहाँ पर टोकू जख्मी होने के बाद भी वहाँ पर मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर जो लोग भी लड़ रहे हैं वो लोग इस लड़ाई को जरूर जीत लेंगे, जिस वजह से उनके दोस्त भी उसका साथ देने लगते हैं। तब यहाँ पर काफका सभी लोगों को शेल्टर में भेज रहा होता है। अभी उसके सामने एक धमाका होता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि उनके स्क्वाड के ऊपर भी एक 9.042 वाले काइजूस ने अटैक कर दिया था, तो लेकिन अभी काफका कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो लोगों को शेल्टर में जाने के लिए गाइड करने लगता था। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत काफी ज्यादा डर रही होती है। अभी उसके पास एक लड़की आती है जो डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स का कार्ड दिखाने लगती है और बताने लगती है कि डिफेंस फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो काइजूस को जरूर हरा देगी। तब ये चीज सुनकर काफका को मीना के साथ किया वो वादा याद आने लगता है। अब वहाँ पर एक और धमाका होता है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा तेजी से अंदर जाने लगते हैं, जिस वजह से उस लड़के का कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने में काफका उसकी मदद करने लगता है। बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, डिफेंस फोर्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं जो इस लड़ाई को काफी आसानी से जीत सकते हैं, इसलिए काफी टेंशन मत लो और शेल्टर के अंदर चले जाओ। तब वो लड़की काफका से कार्ड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काफका के पास कोई कार्ड नहीं होती है, जिस वजह से वो लड़की बोलने लगती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए एक कार्ड जरूर खरीद दूंगी। फिर काफका को पता चलता है कि उसके स्क्वाड काफी ज्यादा खतरे में है, जिस वजह से वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एक काइजू कोटा को पकड़ लेता है, जिस वजह से रिन सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। इधर दूसरे लोगों का भी काफी बुरी हालत होता है और रिन सोचने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने जिस भी काइजू से लड़ा है ये उन सभी से स्ट्रांग है। पर तभी उसे याद आता है कि वो एक प्लेटून लीडर है और उसे गैन ने खुद चुना है, इस वजह से वो उस काइजू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस वजह से कोटा छूट जाता है, लेकिन वो काइजू रिन पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं। रिन सोचने लगते है कि मैं चाहती थी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बनकर एक कैप्टन बन जाऊं और ये भी चाहती थी कि कैप्टन गैन मुझे नोटिस करे, और ऐसा हुआ भी, इसलिए मैं एक प्लेटून लीडर बन गई। इस वजह से रिन को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो जानती थी कि वो इस काइजू को नहीं हरा सकती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आखिरी दम तक इस काइजू से लड़ेगी, कि वो जान सके कि इस काइजू की कमजोरी क्या है, ताकि वो गैन को इस बारे में बता सके। वो उस काइजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक से उस काइजू को कुछ नहीं होता है और वो रिन को मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। जैसे रिन को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन वो अभी नहीं मरना चाहती थी। तो काइजू इस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस पर काफका आकर रिन को बचा लेता है और रिन पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो काफका बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आपने मुझे इस चीज से दूर रहने के लिए बोला था, जिस वजह से मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। लेकिन रिन बोलने लगती है कि अभी तुम्हें पीछे हटना होगा, क्योंकि इस कंट्री को तुम्हारी जरूरत है। तो बोलता है कि मेरी फिक्र करने के लिए आपका थैंक्स, लेकिन मैं नहीं मारूंगा और मैं इस काइजू को भी आसानी से हरा दूंगा। काफका काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एहसास काइजू नंबर 9 को भी हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।